Hello students, once again welcome to Home Institute. I am US Rajput, founder of Poachem Institute. My academic qualification is MSc Maths, MEd, MPhil Education, LLB. I also qualified CTET and UPTET. I have been mentoring, guiding and teaching UPSC CSC students from last 8 years. Now I am teaching political science and international relations, and today we will discuss on challenges to the and restoration of Congress system, class 12 chapter 5 from book Politics in India since Independence. चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं चैप्टर 5 अध्याय 5 की, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन। बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है इस कंसेप्ट को एक डायग्राम के माध्यम से। देखते हैं हम एक डायग्राम, एक कार्टून हमारे सामने दिया गया है। इस कार्टून को हम ध्यान से देखते हैं तो ये असल में कांग्रेस की वर्तमान स्थिति का बता रहा है कि क्या उसकी स्थिति थी और क्या हो गई 22 सालों के पॉलिटिकल करियर के अंदर। असल में जो दो बैल आपको लिए गए हैं, ये दो बैलों की जोड़ी जो है, इनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था कांग्रेस का स्टार्टिंग के दिनों में, जब इलेक्शन स्टार्टिंग हुए थे, फर्स्ट इलेक्शन हुआ था। तो पहले इलेक्शन में आप देखें तो बहुत ही प्रिय ढंग से एक व्यक्ति जो है दोनों बैलों को चला रहा है। खुशी खुशी दोनों बैल जो है हल चला रहे हैं और खेत को जोतने में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही 9 साल बीतते हैं, 9 ईयर्स के बाद अगर आप दोनों बैलों के फेस एक्सप्रेशन देखें तो आप समझ पाएंगे कि क्या चेंज आ रहा है। शीत युद्ध जैसा माहौल उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, एक दूसरे को घूर रहे हैं, देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, और जो इनको चलाने वाला है उसके चेहरे पर भी चिंता के भाव दिखाई दे रहे हैं। मतलब नेहरू जी, जिनके चेहरे पर चिंता के भाव आ गए थे उस वक्त तक। और 17 साल के बाद अगर बात करें, 9 साल के बाद 17 साल के में अगर बात करें कि क्या हुआ कांग्रेस का, तो ये देखिए कि ये दोनों बैल जो हैं वो दिशा ही बदल के खड़े हो गए हैं। एक इस दिशा में जा रहा है तो दूसरा इस दिशा में जा रहा है। सोचिए खेत कैसे जोता जाएगा, या फिर आप ये सोचिए कि आगे ये पार्टी किस तरह से चल पाएगी। और अंततः जिसका डर था वो हुआ। और जब 22 साल के बाद हम देखते हैं कांग्रेस का फ्यूचर, कांग्रेस का जो वर्तमान स्थिति 22 साल के बाद हुई, वो हल देखिए कहाँ जा रहा है। चलाने वाला बमुश्किल अपने आप को बचाने के लिए पेड़ के पीछे जाके, एक ये थंब के पीछे जाके छुपे हुए हैं। और वहीं पर अगर आप देखें तो बैल जो हैं वो एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं। मतलब अब यहाँ से बन गए कांग्रेस में दो अलग अलग गुट, या कह लें कई और सारे गुट। तो यहाँ से कांग्रेस का हो गया एक तरह से बंटवारा, विभाजन, या कह सकते हो कि उसमें नई पार्टियाँ निकल के आ गई। विभाजन तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सी पार्टियाँ निकल के आई। अगर आज देखें आप टीएमसी की बात करें, तृणमूल कांग्रेस, वो भी कांग्रेस से है। आईएनसी कांग्रेस है। या अगर आप तमिलनाडु की तरफ चले जाएँ तो वहाँ भी एक कांग्रेस का ही एक मतलब हिस्सा है जो मेन कांग्रेस में से निकली है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि हम इस चैप्टर में और क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, इस किताब में के दूसरे अध्याय में आपने कांग्रेस प्रणाली के उद्भव के बारे में पढ़ा। जो इसका दूसरा चैप्टर, उसमें आपने देखा कि कांग्रेस जो है वो किस तरह से उदय। इस प्रणाली को 1960 के दशक में पहली बार चुनौती मिली और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गहन हो चली थी। ऐसे में कांग्रेस को अपना प्रभुत्व बरकरार रखने में मुश्किलें आ रही थी। विपक्ष अब पहले की अपेक्षा कम विभाजित और कहीं ज़्यादा ताकतवर था। जो विपक्षी पार्टियां थी पहले वो बहुत ज़्यादा विभाजित थी और कम ताकतवर थी, लेकिन अब वो 1960 तक आते आते काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। कांग्रेस को इस विपक्ष की चुनौती का सामना करना पड़ा, और ऑब्वियसली कांग्रेस को उस विपक्ष की चुनौती का सामना उस वक्त करना पड़ा। कांग्रेस को अंदरूनी चुनौतियां भी झेलनी पड़ी। जो मेन बात थी, जो आपने दो बैलों की फॉर्म में देखी, जो अंदर थे वो लोग भी खड़े हो गए लड़ने के लिए। उन लोगों ने भी एक तरह से आपका कह लीजिए कि विद्रोह की नीति अपना ली। और क्योंकि अब यह पार्टी अपने अंदर के विभिन्न, जो उनके अंदर विभिन्नताएं थी, को एक साथ थाम कर नहीं चल पा रही थी। इस अध्याय में हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से दूसरे अध्याय में हमने छोड़ी थी, ताकि हम समझ सकें नेहरू के बाद राजनीति ने करवट क्या ली। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके ऊपर सारा दामोदार था इन चीज़ों को चलाने का। वो चला रहे थे, बाखूबी वो निभा भी रहे थे।
विपक्ष की एकता और खुद के बिखराव में कांग्रेस के प्रभुत्व को कैसी चुनौती दी जाने वाली थी। विपक्ष एक हो रहा था और कांग्रेस खुद बिखर रही थी। एक टाइम के बाद जो लोग यूनिट होकर के, एकजुट होकर के देश को चलाने का दावा करते थे, एक वक्त के बाद राजनीतिक सत्ता के लिए वो एक दूसरे से लड़ने को तैयार थे, और ऐसे में वो विपक्ष था, उसको मौका मिला और उसने एकता दिखाई। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में एक नई कांग्रेस किस तरह से चुनौतियों से उभरी और कैसे नई नीतियों का विचारधाराओं ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्वापसी की। तो हम ये देखेंगे किस तरह से कांग्रेस पहले बिखरी और फिर इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में इकट्ठी हुई और किस तरह से उसने वापसी करी अपने पॉलिटिकल करियर में। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापन। चुनौतियां और पुनर्स्थापन कांग्रेस के लिए क्या रही, और शुरुआत करेंगे हम एक दुखद खबर के साथ। प्राइम मिनिस्टर नेहरू इज़ डेड। ये खबर है दोस्तों 27 मई 1964 की, जिसको द हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा था, और यहाँ से शुरू हुआ भारत के राजनीतिक करियर पर संकट मंडराने का समय। क्योंकि लोगों का विश्वास था नेहरू जी पर। नेहरू जी ने बहुत अच्छे ढंग से देश को आज़ादी के पहले से उन्होंने इसको चलाया और बहुत अच्छे तरीके से आज़ादी के बाद उसको वो लेकर आए। तो जब ये संकट इस देश पर आया तो जो विश्व था, जो दुनिया थी, वो क्या सोचने लगी? वो सोचने लगी कि भाई अब तो जो भारत है इसमें से डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या लगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा वो इज़ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और कौन संभालेगा नेहरू जी का उत्तराधिकारी बन करके इस देश को। तो देखते हैं कि जब नेहरू जी भारत को छोड़कर चले गए तो उसके बाद इस देश को संभालने के लिए कौन आगे आया और किस तरह से उसने इस देश को संभाला। राजनीति उत्तराधिकारी की चुनौती। 1964 के मई में नेहरू जी की मृत्यु हो गई। वे पिछले 1 साल से ज़्यादा अधिक समय से बीमार चल रहे थे और इससे नेहरू जी की राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर के एक बड़े अंदेशे लगाए गए कि नेहरू के बाद कौन। लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर इस देश का होगा क्या, क्योंकि वो सबसे बढ़िया नेता थे इस देश को चलाने के लिए। उन्होंने गरीबी को हटाने का बहुत बढ़िया संकल्प लिया था, पंचवर्षीय योजनाएं शुरू करी जो 5 ईयर प्लान्स थे। भारत से बाहर बहुत से लोगों को संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा या नहीं। दूसरा सवाल इसी संदेह के दायरे में उठा था। आशंका थी कि बाकी बहुत से नवनिर्मित देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकारी के सवाल पर लोकतांत्रिक ढंग से इसको हल नहीं कर पाएगा। असफल रहने की सूरत में भय था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर आएगी। अब सेना की बात करें तो आपको पता होगा मिलिट्री रूल, सेमी मिलिट्री रूल है पाकिस्तान के अंदर, और म्यांमार में अभी पूरी तरह से मिलिट्री रूल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वहाँ की मिलिट्री है उसने वहाँ की डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ भी डर था कि शायद मिलिट्री रूल ना लग जाए, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी तो सही तरीके से आ नहीं पाएगा। इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर के भी संदेह था कि देश के सामने बहुविध कठिनाइयाँ आन खड़ी हैं और नया नेतृत्व उसका समाधान खोज पाएगा या नहीं। 1960 के दशक को एक खतरनाक दशक कहा जाता है। उससे पहले हम ये देखते हैं थोड़ा सा कि ये इस तरह की सिचुएशन इस देश में कैसे पैदा हो, लोग इस विषय में क्या सोचते हैं। देखिए, फ्रांस और कनाडा ऐसी सूरत कायम हो तो वहाँ कोई भी लोकतंत्र के असफल होने अथवा देश के टूटने की बात नहीं करता। हम ही आखिर लगातार इतने शक में क्यों पड़े रहते हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है कि हम इतना शक क्यों करते हैं। अगर कहीं ही बात फ्रांस या कनाडा में हो जाए, वहाँ का कोई मिनिस्टर उसकी डेथ हो जाए तो उसका उत्तराधिकारी कोई टेंशन नहीं है, उन्हें पता अगला कौन आएगा और कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। अमेरिका में भी हाल ही में देखा आपने कि ट्रम्प की जगह जो बाइडन आए और पॉलिटिकल तरीके से आराम से इलेक्शन करवा के उनको सत्ता में लाया गया। तो भारत में ही क्यों भाई? इलेक्शन हो जाएंगे, दोबारा नया प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा, इतनी शंका क्यों है? एक्चुअल में भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के हिसाब से लोगों के विचारों में बड़ी कंट्रोवर्सी है। देखते हैं आगे
कि वास्तविकता हुई क्या, क्या जो ये लोग, जो विदेशों के लोग सोच रहे थे कि भारत में डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, स्वतंत्र भी रह पाएगा नहीं रह पाएगा, मिलिट्री रूल लगेगा, इन सभी क्वेश्चनों का आंसर भारत की पॉलिटिकल सिस्टम में इतने शांति प्रिय ढंग से दिया कि लोग हक्के बक्के रह गए, लोग देखते ही रह गए ये क्या हो गया। हम तो सोच रहे थे कोई बड़ा गृह युद्ध चलेगा, कोई मिलिट्री रूल आएगा, लेकिन ये तो भारत ने बहुत आसानी से सारे मुद्दे सुलटा लिए अपने। तो देखते हैं अगली स्लाइड में कि किस तरह से सुलटाए। क्यों कहा गया 1960 को एक खतरनाक दशक? क्योंकि गरीबी और गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल आदि अनसुलझे थे। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश की लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश ही बिखर जाता, परंतु ऐसा हुआ नहीं। गरीबी, पॉवर्टी बहुत बड़े लेवल पे थी उस टाइम पर भी, हम गरीबी को सुलझा नहीं पाए थे। आपको पता है कि अंग्रेज़ों ने भारत को बिल्कुल गरीब और कंगाल करके ही छोड़ा था। गैर बराबरी, अनइक्वलिटी, वो आज भी आपको समाज में देखने को मिल जाती है कि कोई बहुत रिच है, कोई बहुत पुअर है, किसी के पास बहुत ज़्यादा सत्ता है, किसी के पास बहुत कम सत्ता है, संपदा है। ये उस टाइम भी थी और बहुत बड़े लेवल पे थी। सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, जो सांप्रदायिक दंगे थे, जातिवाद के नाम पर जो दंगे चल रहे थे, वो उस टाइम पर भी कायम थे। 47 में आपको पता ही है देश आज़ाद हुआ तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर 2 देश बनाए गए और देश में बहुत बड़े लेवल पर दंगे हुए। क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल पर अभी अनसुलझे थे। जो वो बनाना था, आपका स्टेट्स बनानी थी, वो सभी अभी अनसुलझी थी। किस तरह से और स्टेट्स बनेंगी, कैसे निकल करके आएंगे, वे सब अनसुलझे क्वेश्चन थे। जब ये सारी चीज़ें अनसुलझी थी तो ऐसा लगता था कि भाई ऐसा ना हो कि जितनी देश की परियोजनाएं हैं सफल हो जाएं, और लोगों को ये तक संदेह था कि देश ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा देश ही बिखर जाए। तो अब हुआ क्या? नेहरू के बाद कौन आया, कौन बना नेहरू के बाद उत्तराधिकारी? और वो थे नेहरू के बाद उत्तराधिकारी बनने वाले शास्त्री जी, जिनका पूरा नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी। 1904 में इनका जन्म हुआ था, 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इस दौरान हम थोड़ा सा जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। ये हैं जी हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। 1904 में इनका जन्म हुआ, 66 में मृत्यु हुई। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। 1930 के जो स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की थी इनकी। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे। कांग्रेस पार्टी के महासचिव और पदभार के रूप में इन्होंने पदभार संभाला था। 1951 से 56 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर रहे। इसी दौरान रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में 1957 से 1964 के बीच मंत्री पद पर रहे और अपने जय जवान जय किसान नारे के लिए ये मशहूर हैं, के लिए ये जाने जाते हैं। तो ऐसे ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। आगे देखते हैं हम। जी हाँ, नेहरू के बाद आए शास्त्री। लोगों को अंदेशा था कि शायद उत्तराधिकारी का क्वेश्चन अनसुलझा रह जाए या लोकतांत्रिक तरीके से ना सुलझाया जा सके। तो कैसे आए शास्त्री जी? कैसे हमारे जो चाणक्य लोग थे, जो हमारे नीतिकार लोग थे, उन्होंने शास्त्री जी को जो है प्रधानमंत्री बनाया? देखते हैं। नेहरू के उत्तराधिकारी का सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक दो हैं वो ठगे रह गए। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशवरा किया और उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री जी के पक्ष में हैं। शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुन लिए गए और इस तरह से वे देश के प्रधानमंत्री बने, देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे थे। उनको लेकर के कभी किसी किस्म का विवाद नहीं था। अपने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर रहते थे। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफ़ा वे एक बड़ी रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे चुके थे। शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। बहुत कम ड्यूरेशन रहा इनका, लगभग 2 साल का। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इस छोटी सी अवधि में देश ने 2 बड़ी चुनौतियों का सामना किया। भारत चीन युद्ध के कारण पैदा हुई आर्थिक कठिनाई से उभरने की कोशिश कर रहा था। साथ ही जो मानसून की असफलता के कारण देश में सूखे की स्थिति थी। कई जगहों पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आन पड़ा था। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा। इसके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया
और देश दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए अपने दृढ़ संकल्प का इसके उनके पता चलता है। तो ये थे हमारे शास्त्री जी, देश के दूसरे प्रधानमंत्री, नेहरू जी के उत्तराधिकारी के रूप में काम किया उन्होंने, और उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। उन्होंने कहा कि जवान और किसान दोनों ही देश की शान हैं और दोनों के बिना जो है ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो उन्होंने दोनों को लेकर के एक साथ चले। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े कम दिन रहे। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। तो थोड़ा सा, ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है और उस टाइम सोवियत संघ में हुआ करती थी। और वहाँ गए क्यों थे ये? वहाँ गए थे जो 1965 में अभी आपको बताया कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो युद्ध हुआ था, उसके समझौते के लिए जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, वो बीच में आया था कि इनका समझौता करा दिया जाए। तो उसके समझौते के लिए वो दोनों मंत्री, दोनों देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ गए हुए थे और उस दौरान जो है अचानक इनकी मृत्यु हो गई। युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे मोहम्मद आयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वो ताशकंद गए थे। अब अगला क्वेश्चन फिर से राइज हो गया, भाई बहुत मुश्किल से तो हमने नेहरू जी का उत्तराधिकारी ढूंढा था, ठीक है, और अभी नेहरू जी का उत्तराधिकारी आए ही थे, 2 साल चले ही थे कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसे में एक और नए उत्तराधिकारी की जरूरत पड़ी। तो अब क्या किया जाए, अब कौन आएगा? तो जी हाँ दोस्तों, अब आए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सुपुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री का पदभार तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में संभाला और वो थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी। तमाम अंदेशों के बावजूद इंग्लैंड की तुलना में भारत में प्रधानमंत्री का सवाल ज़्यादा शालीनता और तेजी के साथ हल कर लिया गया। शास्त्री, ये एक अखबार में पब्लिश हुआ था, गार्जियन, जो कि 3 जून 1964 को वहाँ इसको इंग्लैंड में इसको जो है इनकी जो इंग्लैंड और भारत की राजनीतिक घटनाक्रम की तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि इंग्लैंड में ज़्यादा समस्या थी, भारत में कम थी। तो भारत के लोग वैसे तो बहुत अच्छे हैं, जब समस्या का समाधान निकालने आते हैं तो वो चुटकुलों में निकाल लेते हैं, और अगर ना निकालने आए तो कई कई साल तक अड़ी रहते हैं, वैसे उन समस्याओं का समाधान ही नहीं होता। फिर शास्त्री की मृत्यु से कांग्रेस के सामने दोबारा राजनीतिक उत्तराधिकारी का सवाल खड़ा हुआ। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला था। मोरारजी देसाई बम्बई प्रांत, मौजूदा महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में वह मंत्री पद पर भी रह चुके थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी गुजरते वक्त में कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रह चुकी थी, गुजरे वक्त में। शास्त्री के मंत्रिमंडल में उन्होंने सूचना मंत्रालय का प्रभार संभाला हुआ था। इस दफ़ा पार्टी के बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी को समर्थन देने का मन बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी के नाम पर सर्वसम्मति कायम नहीं हो सकी। ऐसे में फैसले के लिए कांग्रेस के सांसदों ने गुप्त मतदान किया। इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई को हरा दिया। उन्हें कांग्रेस पार्टी के 2/3 से अधिक सांसदों ने अपना मत दिया और इस तरह से जो देश के तीसरे प्रधानमंत्री के लिए इंदिरा गांधी जी को लिया गया। और वो इलेक्शन जो उनके जो एमएलएज वगैरह थे उनके साथ इलेक्शन, जो वो मंत्री थे उनके ऊपर इलेक्शन कराया गया, किसको लिया जाए। मोरारजी देसाई को टफ कंपटीशन देते हुए इंदिरा जी जो हैं वो जीत गई। नेतृत्व के लिए गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ द पावर जो भी थी, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। इसे भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में देखा गया। परिपक्वता मतलब बड़े हो जाना, समझदार हो जाना। नए प्रधानमंत्री को जमने में थोड़ा वक्त लगा। इंदिरा गांधी ने यूं तो बड़े लंबे समय से राजनीति में सक्रिय थी, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में बड़े कम दिनों से मंत्री पद पर थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने संभवतः यह सोचकर उनका समर्थन किया होगा कि प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों में इनका खासा अनुभव न होने के कारण समर्थन और दिशा निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी उन पर निर्भर रहेंगी। प्रधानमंत्री बनने के एक सवाल
के अंदर, 1 साल के अंदर इंदिरा गांधी को लोकसभा के चुनाव में पार्टी की अगुवाई करनी पड़ी। तो देखिए कि कितनी चालाकी के साथ कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि चलो भाई लेडी है, ज़्यादा टाइम मंत्रालय में रही नहीं है, अनुभव कम होगा, हम इसको जिता देते हैं। और बाद में मोरारजी देसाई आ गए तो अनुभवी आदमी हो, तो हमें रास्ता देंगे नहीं, तो इंदिरा गांधी हमें रास्ता दे देगी। लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम में क्या इंदिरा गांधी ने उन्हें रास्ता दिया, क्या जो उन्होंने सोचा था वो सच हुआ। एक नज़र डालते हैं हम इंदिरा गांधी जी के ऊपर। इंदिरा गांधी जिनका जन्म 1917 में हुआ था और 1984 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 भारत की प्रधानमंत्री रही। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रूप में स्वतंत्र आंदोलन में भागीदारी की इन्होंने। 1958 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। 1964 से 66 में शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के पद पर रही। 67, 71 और 80 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को अपने नेतृत्व में इन्होंने जो है विजयी बनाया। गरीबी हटाओ का नारा दिया। ध्यान दें, अब यहाँ एक लाइन और आ गई कि किस प्रधानमंत्री ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो वो थी इंदिरा गांधी जी। 1971 के युद्ध में जीत का श्रेय और प्रिवी पर्स की समाप्ति, बैंकों के राष्ट्रीयकरण, आणविक परीक्षण तथा पर्यावरण संरक्षण के कदम उठाए। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनकी जो है हत्या कर दी गई थी। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने ही उनकी हत्या कर दी थी। समझें यहाँ पे प्रिवी पर्स क्या है। प्रिवी पर्स है जो हमारे राजा महाराजा और रजवाड़े थे, उन लोगों को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी गई थी, उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी गई थी। तो उस फैसिलिटीज़ को इंदिरा गांधी जी ने ख़त्म कर दिया और इसे प्रिवी पर्स कहा गया था। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि इस वक्त तक क्या हुआ था। इस वक्त तक देश की आर्थिक स्थिति जो है वो और ज़्यादा क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। इंदिरा की कठिनाइयाँ इससे कहीं ज़्यादा बढ़ गई। इन कठिनाइयों के मद्देनज़र उन्होंने पार्टी पर अपना नियंत्रण बढ़ाने और नेतृत्व कौशल को दिखाने की कोशिश की। और उसके बाद अगला क्या हुआ, चौथा आम चुनाव हुआ 1967 में। क्योंकि इंदिरा गांधी जी जब तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी तो आपको ये पता होगा वो इलेक्शन नहीं हुआ था, वो सर्वसम्मति के साथ जो ऑलरेडी एमएलएस थे पिछले इलेक्शन से, जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया था। और लाल बहादुर शास्त्री जी के 3 साल कार्यकाल के पड़े हुए थे, क्योंकि उनकी 2 साल बाद ही मृत्यु हो गई थी 64 के बाद 66 में। तो उनके कार्यकाल को पूरा किया किसने, इंदिरा गांधी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो एक अच्छा क्वेश्चन दे दिया एनसीईआरटी ने, सोचने योग्य बात है वैसे। इंदिरा गांधी के लिए परिस्थितियां सचमुच कठिन रही होंगी। पुरुषों के दबदबे वाले क्षेत्र में आखिर में वह अकेली महिला थी। अब क्वेश्चन ये दे दिया कि भाई ऊंचे पदों पर अपने देश में ज़्यादा महिलाएं क्यों नहीं जा सकी। अभी पीछे एक मामला चल रहा था कि अगर आज की डेट में आप सोचें तो कोई भी सीजीआई महिला नहीं है। बहुत बड़े बड़े पद अगर आप निकाल के देखें तो वहाँ पर महिलाओं का आपको बहुत कम आसन मिलेगा। और इस चीज़ को समझते हुए देश ने महिलाओं के प्रति पॉलिटिक्स के अंदर या बाकी जगह रिजर्वेशन पॉलिसी चलाई हुई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को, फीमेल्स को आगे लाया जाए और महिलाओं को जो है उच्च स्तर पर लेकर जाया जाए। महिला आयोग बनाया गया इसी संदर्भ में और रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर वुमेन दी गई। तो देखते हैं, होप करते हैं कि पीछे चर्चा हुई थी कि जो सीजीआई हैं वहाँ पर भी फीमेल आएंगी। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ समय में या कुछ सालों में हम लोग देख पाएंगे कि देश के बड़े पदों पर भी जो भारत की महिलाएं हैं वो आसीन हैं, वो उन्होंने वहाँ पर भी अपनी पोजीशन और पकड़ बनाई हुई है। हालांकि पहले के मुकाबले अगर हम 1967 की बात करें तो उसके मुकाबले तो आज के टाइम पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं फीमेल्स को मिली हुई हैं और बहुत आगे जा भी रही हैं फीमेल्स, ऐसी बात नहीं है। और काफ़ी हद तक उन्होंने जो है आप फौज में बात करें, बीएसएफ में बात करें, एयरफोर्स में बात करें, नेवी में बात करें, तो मोस्ट ऑफ आपको जो है वुमेंस वहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। और उसके बाद आप बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति पद की बात करते हैं तो वहाँ भी हमारी महिला जो राष्ट्रपति हैं वो जा चुकी हैं। और जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो थी हमारी प्रतिभा पाटिल जी। और आगे चलते हैं हम। भारत के राजनीति और चुनावी इतिहास में 1967 के साल को अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। दूसरे अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि 1952 में के बाद से पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक दबदबा कायम था। 1967 के चुनाव में इस प्रवृत्ति को गहरा बदलाव आया, गहरा धक्का लगा। चुनाव के संदर्भ में कुछ बात करते हैं।
चौथे आम चुनाव के आने तक देश में बड़े बदलाव हो चुके थे। 2 प्रधानमंत्रियों का जल्दी जल्दी देहावसान हुआ और नए प्रधानमंत्री पद संभालते हुए अभी पूरा 1 साल भी नहीं हुआ था। तो उसके बाद ही इलेक्शन आ गए हैं। देखते हैं इलेक्शन में क्या हुआ। 1 साल भी नहीं गुजरा था, एक अरसा भी नहीं गुजरा था। साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। इस अध्याय के पूर्ववर्ती हिस्से और तीसरे अध्याय की चर्चा के क्रम में आप यह बात जान चुके हैं कि इस अरसे में देश एक गंभीर आर्थिक संकट से भी गुजर रहा था। मॉनसून की असफलता, व्यापक सूखा, खेती में पैदावार में गिरावट, गंभीर खाद्य संकट, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ ही सैन्य खर्चों में भी भारी बढ़ोतरी हुई थी। देखिए, इतनी सारी समस्याओं को ये देश फेस कर रहा था जब इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ने के लिए आई। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मद में लगाना पड़ा। जो उनका प्लानिंग था और जो आर्थिक विकास हमारा हो रहा था उसे हमें सैन्य शक्तियों पे खर्च करना पड़ा, क्योंकि आपको पता है 1962-65 में जो है युद्ध हो चुका था ऑलरेडी। तो हमें जो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज जो और टाइट करनी पड़ी। इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति जो है वो विकट हो गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपये का अवमूल्यन करना। माना गया कि रुपये का अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। ये है पार्ट 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। और हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, वो बात की थी रुपये के अवमूल्यन के ऊपर। तो रुपये का अवमूल्यन, पहले ये समझते हैं कि रुपये का अवमूल्यन क्या होता है। इन्होंने कहा कि ऐसा लगता था कि जो ये किया गया वो किया गया अमेरिका के दबाव में। तो होता क्या था उस टाइम, पहले के वक्त में 1 अमेरिकी डॉलर की जो कीमत थी वो 5 रुपये के बराबर थी। अब आप देखें तो कहाँ पहुँची हुई है, लगभग 80 रुपये के, 80 से 90 रुपये के बीच में है। 5 रुपये थी और जब ये किया गया तो उसमें क्या हुआ, जो बढ़ करके 7 रुपये हो गई। जब ये किया गया तो वो 7 रुपये हो गई और आज के रेट में तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर के विरोध पर उतर आए। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, ना कि जनता की बदहाली की समस्या। उन्होंने कहा कि ये कानून और व्यवस्था है, जनता की बदहाली नहीं है इसके अंदर। इससे लोगों की नाराज़गी और बढ़ी और जन विरोध के ने ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। तो आप ये समझें कि जब गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, खाने को अनाज नहीं था घरों में, लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो ऐसे में आंदोलन तो होना ही था और जन आंदोलन। परंतु वहाँ पर जो सबसे जो दुख भरी बात थी वो ये थी कि सरकार ने ये नहीं माना कि ये जो हो रहा है ये सब गरीबी की वजह से हो रहा है, बेरोजगारी की वजह से। उन्होंने माना कि ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है उसकी खामियां हैं, जो है जिसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व भी किया। साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आज के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे कभी भी नहीं हुए थे जितने उस दौर में होने शुरू हो गए थे। तो इस तरह से जो मतलब देश था उसमें एक अव्यवस्था का चलन शुरू हो गया था। गृह युद्ध जैसी संभावनाएं बनने को तैयार थी। लगभग हर तबका आंदोलन करने को तैयार था। क्यों? देश में थी बेरोजगारी और गरीबी। आगे देखते हैं क्या हुआ उसके बाद। तो देखिए उस दौर में हुआ क्या था। उस दौर में बेसिकली समस्या थी कि मानसून जो है वो आया नहीं, वो असफल हो गया था। व्यापक सूखा पड़ गया था जिससे कृषि है वो पूरी तरह से बाधित हो गई। खेत में पैदावार में गिरावट आ गई।
गंभीर खाद्य समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थी, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो रही थी, उद्योग उत्पादन जो है वो भी कम हो गया, सैन्य खर्चों पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी हुआ था, हमने पढ़ा अभी। इतनी सारी समस्याएं जब देश एक साथ फेस कर रहा था, तो ऐसे में देश में बढ़ी गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी, तो देश की जो जनता है वो भूखे मरने के कगार पे आ गई। और जब वो भूखे मरने के कगार पे आई तो उसने छेड़ दिया आंदोलन, कृषक आंदोलन, और डिफरेंट टाइप से सरकार के वो विपक्ष में जो है एक तरह का आंदोलन छेड़ के खड़ी हो गई और अपने हक की लड़ाई लड़ने लगी। ऐसे में एक और बहुत बड़ा फैसला आया, इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा चेंज आया, जिसमें उन्होंने रुपये का अवमूल्यन किया, मतलब उसकी वैल्यू को और डिक्रीज़ कर दिया। डॉलर के मुकाबले रुपया और ज़्यादा टूट गया या सस्ता हो गया। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि उस समय जो था एक अमेरिकी डॉलर 5 रुपये के बराबर था और उसके बाद वो 7 रुपये के बराबर हो गया। तो ऐसे में जो देश था वो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा था। और जब बिखराव आएगा, जब टूट पड़ेगी, जब समस्याएं ज़्यादा पैदा होंगी, तो ध्यान रखना जब भूचाल आता है तो कुछ चीज़ें उड़ भी जाती हैं, उसके अंदर कुछ अलग हो जाती हैं, कुछ टूट जाती हैं। तो एक जो भूकंप के टाइप की सिचुएशन बनी हुई थी देश के अंदर, देश की पॉलिटिक्स के अंदर, उसने भी एक टूट पैदा करी, कुछ चीज़ें उड़ी। और वो टूट क्या पैदा हुई? वो टूट पैदा हुई, देखिए यहाँ पे वो टूट क्या पैदा हुई। उस टूट की वजह से क्या हुआ? उस टूट की वजह से हुआ पार्टियों का उदय। नई पार्टियाँ निकल के आई, साम्यवादी और समाजवादी दोनों पार्टियों ने क्या किया, समानता के लिए अपना संघर्ष छेड़ दिया कि इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वल, सभी को मिलना चाहिए, सभी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। और नेक्स्ट चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए थे, साम्यवादियों ने एक और पार्टी बना ली जिसका नाम था मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और उन्होंने किया कृषकों, जो कृषक विद्रोह कर रहे थे, आपको पता होगा आज भी हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर जो किसान हैं वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं। 3 जो उन्होंने कृषक बिल बनाए हैं केंद्र सरकार ने, उसके विरोध में, जिसे वो काला कानून कह रहे हैं। तो उस वक्त भी कृषक विद्रोह पे बैठा हुआ था। कारण क्या था कि वही कृषक उत्पादों में कमी का हो जाना या सूखे का पड़ जाना। अब सूखा आ गया, जब बाढ़ आ गई तो क्या करेगा किसान? क्या करेगा? सारा साल उसने मेहनत करी और बाद में पानी नहीं मिला या पानी ज़्यादा मिल गया तो उसकी फसल हो गई ख़राब, तो वो तो बर्बाद हो गया, उसको तो वो तो कहीं का नहीं रहा। तो ऐसे में उसका भी आंदोलन चलना था वहाँ पे। तो इस तरह की जो गंभीर समस्याएं थी। अब सोचिए कि हिंदू मुस्लिम दंगे कैसे दूर रह सकते हैं। इस देश की नींव ही अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर रखी, नाम पर डिवाइड किया इस देश को। तो जब कोई ऐसी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हों और लोग हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी उस दौर में। तो वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, हिंदुओं के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर सांप्रदायिक दंगे भी करवाए हुए वहाँ पर उस समय पे। हालांकि जैसे भी था, लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जो देश है वो मिलिट्री रूल की तरफ जा रहा है। एक आर्टिकल में छपा भी है ऐसा, जो अगर आप यहाँ बात करें तो ये आर्टिकल था आपका लंदन टाइम्स में प्रकाशित हुआ था आर्टिकल ये। और इसमें कहा गया था कि भारत में जिस तरह से प्रवृत्तियां जारी हैं, उनमें एक सुव्यवस्थित समाज रचना को बनाए रखने का काम जो है वो नागरिक सरकार के हाथों में जाता रहेगा, और सेना ही जो है वो फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र विकल्प होगी। भारत को लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकसित करने का महान प्रयोग जो है वो असफल हो चुका है। तो आप देखिए कि उन्होंने कहा कि एक बड़ा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर तैयार करने का जो विकल्प था, जो आप एक कोशिश की गई थी भारत के अंदर, वो कह रहे हैं कि वो असफल हो चुका है। और जो वहाँ के हालात वो इतने ज़्यादा बुरे हो चुके थे कि लंदन टाइम्स को 1967 में ये छापना पड़ा कि अब वहाँ जो शासन है शायद मिलिट्री रूल्स वहाँ पे अप्लाई हो जाए। देखते हैं गैर कांग्रेसीवाद में क्या हुआ, गैर कांग्रेसीवाद कैसे निपटा इस चीज़ के लिए। गैर कांग्रेसवाद यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जनविरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। वो क्या दबाव डाल रहे थे सरकार पर? कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बंट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंटली समझ लें, जो कांग्रेस के विरोध में पार्टियाँ थी, आपने सुना होगा यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है,
तो यही यहाँ पर जो विरोधी पार्टियां थी उनको महसूस हुआ, उनको समझ में आया कि भाई हमारी समस्या है क्या। हमारी समस्या है, विपक्षी दल की समस्या है कि हम हैं कटे फटे बटे हुए, वो एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे हैं। तो उसके वोट बट जाने का जो कारण है, उसी से जो कांग्रेस है वो बार बार जीत जाती है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे दल अब क्या हुए, एकजुट हो गए। अगर आप देखें तो देश में इस टाइम पर भी दो दल हैं, एक है यूपीए और दूसरा है एनडीए। अगर आप सीएम पीएम पद की तरफ जाते हैं तो सिर्फ दो दलों की बात होती है, यूपीए और एनडीए। क्या है ये यूपीए और एनडीए? बात की थी रुपए के अवमूल्यन के ऊपर। तो रुपये का मूल्यन, पहले ये समझते हैं कि रुपये का अवमूल्यन क्या होता है। इन्होंने कहा कि ऐसा लगता था कि जो ये किया गया वो किया गया अमेरिका के दबाव में। तो होता क्या था उस टाइम, पहले के वक्त में एक अमेरिकी डॉलर की जो कीमत थी वो 5 रुपये के बराबर थी। अब आप देखें तो कहाँ पहुँची हुई है, लगभग 80 रुपये के, 80 से 90 रुपये के बीच में है। 5 रुपये थी, और जब ये किया गया तो उसमें क्या हुआ, जो बढ़ करके 7 रुपये हो गई। जब ये किया गया तो वो 7 रुपये हो गई, और आज के रेट में तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ। लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, खाद्यान्न की कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और देश की दयनीय आर्थिक स्थिति को लेकर के विरोध पर उतर आए। देश में अक्सर बंद और हड़ताल की स्थिति रहने लगी। सरकार ने इसे कानून और व्यवस्था की समस्या माना, ना कि जनता की बदहाली की समस्या। उन्होंने कहा कि ये कानून और व्यवस्था है, जनता की बदहाली नहीं है इसके अंदर। इससे लोगों की नाराज़गी और बढ़ी और जन विरोध के ने ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लिया। तो आप ये समझें कि जब गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, खाने को अनाज नहीं था घरों में, लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, तो ऐसे में आंदोलन तो होना ही था और जन आंदोलन। परंतु वहाँ पर जो सबसे जो दुख भरी बात थी वो ये थी कि सरकार ने ये नहीं माना कि ये जो हो रहा है ये सब गरीबी की वजह से हो रहा है, बेरोजगारी की वजह से। उन्होंने माना कि ये कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है उसकी खामियां हैं, जो है जिसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है। साम्यवादी और समाजवादी पार्टी ने व्यापक समानता के लिए संघर्ष छेड़ दिया। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए साम्यवादियों के एक समूह ने मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाई और सशस्त्र कृषक विद्रोह का नेतृत्व भी किया। साथ ही इस पार्टी ने किसानों के बीच विरोध को संगठित किया। इस अवधि में गंभीर किस्म के हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। आज के बाद से अब तक इतने गंभीर सांप्रदायिक दंगे कभी भी नहीं हुए थे जितने उस दौर में होने शुरू हो गए थे। तो इस तरह से जो मतलब देश था उसमें एक अव्यवस्था का चलन शुरू हो गया था। गृह युद्ध जैसी संभावनाएं बनने को तैयार थी। लगभग हर तबका आंदोलन करने को तैयार था। क्यों? देश में थी बेरोजगारी और गरीबी। आगे देखते हैं क्या हुआ उसके बाद। तो देखिए उस दौर में हुआ क्या था। उस दौर में बेसिकली समस्या थी कि मानसून जो है वो आया नहीं, वो असफल हो गया था। व्यापक सूखा पड़ गया था जिससे कृषि है वो पूरी तरह से बाधित हो गई। खेत में पैदावार में गिरावट आ गई। गंभीर खाद्य समस्याएं उत्पन्न हो चुकी थी। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी हो रही थी। उद्योग उत्पादन जो है वो भी कम हो गया। सैन्य खर्चों पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी हुआ था, हमने पढ़ा अभी। इतनी सारी समस्याएं जब देश एक साथ फेस कर रहा था तो ऐसे में देश में बढ़ी गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी तो देश की जो जनता है वो भूखे मरने के कगार पे आ गई। और जब वो भूखे मरने के कगार पे आई तो उसने छेड़ दिया आंदोलन, कृषक आंदोलन, और डिफरेंट टाइप से सरकार के वो विपक्ष में जो है एक तरह का आंदोलन छेड़ के खड़ी हो गई और अपने हक की लड़ाई लड़ने लगी। ऐसे में एक और बहुत बड़ा फैसला आया, इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा चेंज आया जिसमें उन्होंने रुपये का अवमूल्यन किया, मतलब उसकी वैल्यू को और डिक्रीज़ कर दिया। डॉलर के मुकाबले रुपया और ज़्यादा टूट गया या सस्ता हो गया। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि उस समय जो था एक अमेरिकी डॉलर 5 रुपये के बराबर था और उसके बाद वो 7 रुपये के बराबर हो गया। तो ऐसे में जो देश था वो आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा था। और जब बिखराव आएगा, जब टूट पड़ेगी, जब समस्याएं ज़्यादा पैदा होंगी तो ध्यान रखना जब भूचाल आता है तो कुछ चीज़ें उड़ भी जाती हैं उसके अंदर,
कुछ अलग हो जाती हैं, कुछ टूट जाती हैं। तो एक जो भूकंप के टाइप की सिचुएशन बनी हुई थी देश के अंदर, देश की पॉलिटिक्स के अंदर, उसने भी एक टूट पैदा करी, कुछ चीज़ें उड़ी। और वो टूट क्या पैदा हुई? वो टूट पैदा हुई, देखिए यहाँ पे वो टूट क्या पैदा हुई। उस टूट की वजह से क्या हुआ? उस टूट की वजह से हुआ पार्टियों का उदय, नई पार्टियां निकल के आई। साम्यवादी और समाजवादी दोनों पार्टियों ने क्या किया? समानता के लिए अपना संघर्ष छेड़ दिया कि इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वल, सभी को मिलना चाहिए, सभी को इक्वलिटी मिलनी चाहिए। और नेक्स्ट चैप्टर में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुए थे, साम्यवादियों ने एक और पार्टी बना ली जिसका नाम था मार्क्सवादी लेनिनवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और उन्होंने किया कृषकों, जो कृषक विद्रोह कर रहे थे, आपको पता होगा आज भी हमारा किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर, जो किसान हैं वह आंदोलन पर बैठे हुए हैं। 3 जो उन्होंने कृषक बिल बनाए हैं केंद्र सरकार ने, उसके विरोध में, जिसे वो काला कानून कह रहे हैं। तो उस वक्त भी कृषक विद्रोह पे बैठा हुआ था। कारण क्या था कि वही कृषक उत्पादों में कमी का हो जाना या सूखे का पड़ जाना। अब सूखा आ गया, जब बाढ़ आ गई तो क्या करेगा किसान? क्या करेगा? सारा साल उसने मेहनत करी और बाद में पानी नहीं मिला या पानी ज़्यादा मिल गया तो उसकी फसल हो गई ख़राब, तो वो तो बर्बाद हो गया, उसको तो वो तो कहीं का नहीं रहा। तो ऐसे में उसका भी आंदोलन चलना था वहाँ पे। तो इस तरह की जो गंभीर समस्याएं थी। अब सोचिए कि हिंदू मुस्लिम दंगे कैसे दूर रह सकते हैं? इस देश की नींव ही अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर रखी, नाम पर डिवाइड किया इस देश को। तो जब कोई ऐसी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हों और लोग हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी उस दौर में। तो वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए, हिंदुओं के नाम पर, मुस्लिमों के नाम पर, जातिवाद के नाम पर सांप्रदायिक दंगे भी करवाए हुए वहाँ पर उस समय पे। हालांकि जैसे भी था, लेकिन सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जो देश है वो मिलिट्री रूल की तरफ जा रहा है। एक आर्टिकल में छपा भी ऐसा, जो अगर आप यहाँ बात करें तो ये आर्टिकल था आपका लंदन टाइम्स में प्रकाशित हुआ था आर्टिकल ये। और इसमें कहा गया था कि भारत में जिस तरह से प्रवृत्तियां जारी हैं, उनमें एक सुव्यवस्थित समाज रचना को बनाए रखने का काम जो है वो नागरिक सरकार के हाथों में जाता रहेगा, और सेना ही जो है वो फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र विकल्प होगी। भारत को लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर विकसित करने का महान प्रयोग जो है वो असफल हो चुका है। तो आप देखिए कि उन्होंने कहा कि एक बड़ा डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर तैयार करने का जो विकल्प था, जो आप एक कोशिश की गई थी भारत के अंदर, वो कह रहे हैं कि वो असफल हो चुका है। और जो वहाँ के हालात वो इतने ज़्यादा बुरे हो चुके थे कि लंदन टाइम्स को 1967 में ये छापना पड़ा कि अब वहाँ जो शासन है शायद मिलिट्री रूल्स वहाँ पे अप्लाई हो जाए। देखते हैं गैर कांग्रेसीवाद में क्या हुआ, गैर कांग्रेसीवाद कैसे निपटा इस चीज़ के लिए। गैर कांग्रेसवाद यह सारी स्थिति देश की दलगत राजनीति से अलग थलग नहीं रह सकती थी। विपक्षी दल जनविरोध की अगुवाई कर रहे थे और सरकार पर दबाव डाल रहे थे। वो क्या दबाव डाल रहे थे सरकार पर? कांग्रेस की विरोधी पार्टियों ने महसूस किया कि उसके वोट बंट जाने के कारण ही कांग्रेस सत्तासीन है। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंटली समझ लें, जो कांग्रेस के विरोध में पार्टियाँ थी, आपने सुना होगा यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। तो यही यहाँ पर जो विरोधी पार्टियाँ थी उनको महसूस हुआ, उनको समझ में आया कि भाई हमारी समस्या है क्या? हमारी समस्या है, विपक्षी दल की समस्या है कि हम हैं कटे फटे बटे हुए, वो एक दूसरे के साथ नहीं आ रहे हैं। तो उसके वोट बट जाने का जो कारण है, उसी से जो कांग्रेस है वो बार बार जीत जाती है। जो दल अपने कार्यक्रम अथवा विचारधाराओं के धरातल पर एक दूसरे से एकदम अलग थे, वे दल अब क्या हुए? एकजुट हो गए। अगर आप देखें तो देश में इस टाइम पर भी 2 दल हैं, एक है यूपीए और दूसरा है एनडीए। अगर आप पीएम पद की तरफ जाते हैं तो सिर्फ 2 दलों की बात होती है, यूपीए और एनडीए। क्या है ये यूपीए और एनडीए? बात कर रहे हैं एनडीए और यूपीए के बारे में। एनडीए और यूपीए के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या था एनडीए। और यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट भी आपके पास आएगा, गठबंधन सरकारों का।
तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि गठबंधन सरकारें क्या होती हैं, कोalition गवर्नमेंट्स किसे कहा जाता है। तो सीधी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के अगर किसी राज्य में या देश में सरकार बनाती हैं तो उसे कोalition गवर्नमेंट या गठबंधन सरकारें कहा जाता है। और अगर दो सबसे बड़े गठबंधन सरकारों के बारे में बात की जाए, कोalition गवर्नमेंट्स के बारे में बात की जाए, तो हम बात करेंगे एनडीए और यूपीए की। एनडीए और यूपीए, तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल जरूर पढ़ेंगे एनडीए और यूपीए के बारे में कि एनडीए क्या है, कौन कौन से पार्टी इसके अंदर हैं, और यूपीए क्या है, कब एस्टेब्लिश्ड हुई। तो हम अगली स्लाइड में चलते हैं और हम देखते हैं कि एनडीए और यूपीए सरकारें क्या हैं। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं एनडीए के बारे में। एनडीए फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। एनडीए क्या थी? एनडीए इज एन इंडियन पॉलिटिकल अलायंस मेड अप ऑफ प्रीडोमिनेटरी राइट विंग। अब सीधी बात करते हैं, क्योंकि हमने हिंदी मीडियम में पढ़ना है तो इंग्लिश मीडियम की स्लाइड हमारे सामने खुली हुई है। बेसिकली मैं बात करूं तो ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का एक जो गठबंधन सरकार है, बीजेपी की गठबंधन सरकारें हैं आपके इस जो आपकी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, भाजपा इसकी मेन पार्टी है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये कब बनी? एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा और इसको फाउंड किया था 1998 में। किसने किया था? इसको किया था जी लाल अटल बिहारी वाजपेयी और एलके एडवाणी, जो कि इसके मिनिस्टर रहे हैं, किसके? भाजपा पार्टी के। उन्होंने इसको बनाया एक बड़ा गठबंधन सरकार बनाने के लिए, अटल बिहारी सरकार में इसको बनाया गया। अगर आज की डेट में इस पर नज़र डालें थोड़ा सा, तो एनडीए के चेयरपर्सन कौन है? अमित शाह उसके चेयरपर्सन हैं। एनडीए की बात करें, एनडीए के चेयरपर्सन की बात करें तो अमित शाह जी जो हैं इसके चेयरपर्सन हैं। और अगर हम इसके लोकसभा लीडर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। बाकी फाउंडर जो उसके लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ 1998 में फाउंड की गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना है आज की डेट में, यानी कि 2021 जो हमारा चल रहा है, इस समय में अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो एनडीए इस टाइम आपको पता है केंद्र सरकार में सत्ता काबीज़ है, और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो इसके मुखिया हैं, हेड हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। 333 सीट्स हैं इसके अंदर 543 में से। और क्योंकि अलायंस की बात हम लोग कर रहे हैं और राज्यसभा की बात करें तो 118 सीटें हैं 245 में से। तो अगर हम लोकसभा में बात करें तो पूर्ण बहुमत से ये सरकार है, और अगर हम राज्यसभा में बात करें तो अभी इसकी कुछ सीटें कम हैं अपने पूर्ण बहुमत की ओर है, लेकिन अभी सीटें कम हैं इसकी। और पार्टीज़ की बात करें तो लगभग 33 पार्टीज़ का अलायंस है। यानी कि मैं कह रहा था कोalition गवर्नमेंट यानी गठबंधन सरकारें दो या दो से अधिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दो या दो से अधिक नहीं है, 33 पार्टीज़ ने मिलकर कर एक कोलिएशन बनाया, एक गठबंधन बनाया और उसे नाम दिया गया एनडीए, ठीक है। तो एनडीए के बारे में इतना ही। अभी हम अगले के बारे में पढ़ते हैं जो हमारी यूपीए है। और स्टूडेंट्स, अगर हम जो अपनी एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें मेन पार्टीज़ की बात करें या पार्टीज़ की बात करें तो आप देख पाएंगे, आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है कौन कौन सी पार्टीज़ हैं। सबसे पहली सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, बीजेपी। 301 लोकसभा सीटें हैं, 95 राज्यसभा सीटें हैं और नेशनल पार्टी है ये। उसके बाद जेडीयू है, AIADMK है, LJP है, ADS है, MNF है, NPP है। और इनमें साथ में ये बताया हुआ कि पार्टियों का स्टेटस कहाँ है, ये स्टेट पार्टी हैं या जो नेशनल पार्टी हैं वो बताया हुआ है। NDPP है, SKM है। इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें जो आज के डेट में लगभग जो है 15 यहाँ पे दिखाई गई हैं। TMC है तमिलनाडु में, PMK है, AGP है, RPI है, SKM है। तो ये लगभग जो पार्टियां हैं ये इनका अलायंस है क्या, आपका NDA। लेट्स अगली पार्टी आपके पास है UPA, दैट इज़ यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अब क्वेश्चन राइज होता है सर इसकी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। जनरल इलेक्शन हुए थे 2004 में
और उस टाइम पर जो हेड थी, इनकी प्रेसिडेंट थी, वो थी सोनिया गांधी जी, कांग्रेस की। तो जो आपकी एनडीए मैंने बताई, उसकी राइवल पार्टियां जो थी, उसकी जो राइवल पार्टियां थीं, उन्होंने मिल करके एक और कोलिएशन बनाया, एक और गठबंधन बनाया, और वो गठबंधन था यूपीए के रूप में, जिसके जो फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट थी वो सोनिया गांधी जी थी। 2004 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी, जब केंद्र में जो सरकार थी वो मनमोहन जी उसमें पीएम बने थे। तो उसके बाद यूपीए में देखें कौन कौन सी पार्टियां हैं। अगर हम यूपीए की पार्टियों की बात करें तो यूपीए के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है जी आपकी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें एमपी 52 हैं और राज्यसभा के अंदर 46 हैं। द्रविड़ मुनेत्रा काज़गम, जो कि डीएमके के नाम से जानी जाती है तमिलनाडु में। एनसीपी है। एनसीपी आपको पता है आज के टाइम पे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है सरकार बनाने के लिए। वहाँ पर तिकड़ी सरकार बनी हुई है, 3 अलग अलग पार्टियों ने मिलकर के सरकार बनाई है, कोलिशन गवर्नमेंट। आरजेडी है लालू प्रसाद यादव जी की, सभी जानते हैं। IUNML है, JNK नेशनल कॉन्फ्रेंस है, झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के नाम से है। तो इस तरह लगभग ये भी एक, यहाँ 13 पार्टियों के नाम दिए गए हैं। तो इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ पार्टीज़। तो आप समझें यहाँ पे कि जो एनडीए है वो भी कोलिएशन है, जो यूपीए है वो भी कोलिएशन है, और दोनों कोलिएशन जो हैं अपोजिट राइवल्स के हिसाब से बने हुए हैं। और आज की डेट में अगर आप देखें तो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सिर्फ 2 ही लोग हैं जो सत्ता में काबिज हैं, या तो कांग्रेस आती है या आती है भाजपा, और 2 ही हमारे पास यहाँ पर कोलिएशंस हैं। यानी कि जितनी पार्टियाँ हैं सभी पार्टियों ने मिल करके सिर्फ 2 पार्टियाँ बना ली हैं, सिर्फ 2 गठबंधन बना लिए हैं, और 1 बाई 1 या जैसे भी होता है वो ही गठबंधन जो है देश की सत्ता पर काबिज होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखें कि जो ये इनकी अलायंस पार्टीज़ हैं ये घटती या बढ़ती रहती हैं हर चुनाव में समय के साथ। कभी कोई पार्टी अपना समर्थन दे देती है, कभी कोई वापस ले लेती है। तो हम कॉन्स्टेंटली ये नहीं कह सकते कि किसी भी अलायंस के अंदर पार्टियां हैं कितनी एग्जैक्टली। वो डिपेंड करता है उस साल हुए इलेक्शन पर और उस साल बनी सरकार पे। तो जिसकी सरकार कई बार बनती दिखती है, कुछ पार्टियां इधर से उधर हो जाती हैं, दल बदलू अभी हम इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो ये चलता रहता है प्रोग्राम। लेकिन ये कह सकते हो कि देश में 2 बड़े गठबंधन हैं एनडीए और यूपीए के रूप में। एनडीए भाजपा का है और यूपीए जो है वो कांग्रेस का है। हम आगे बात करते हैं। हमने ये बात कर ली कि सभी दल एकजुट हुए, और अब मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से 2 पार्टियों में एकजुट हो गए एकजुट हुए, और उन्होंने कुछ राज्यों में एक कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाया तथा अन्य राज्यों में सीटों के मामले में चुनावी तालमेल किया। इन दलों को लगा कि इंदिरा गांधी जो है वो क्या होंगी, अनुभवहीनता, और जो आपका कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक है, कांग्रेस की अंदरूनी उठापटक है, इस चीज़ का वो बेनिफिट जो है ले पाएंगे। उन्होंने सत्ता से हटाने का अवसर मिला। और ऐसे में समाजवादी नेता कौन थे, समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जी, और उनको क्या कहा गया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। तो गैर कांग्रेसवाद का नाम देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, राम मनोहर लोहिया जी। हम थोड़ा सा भी राम मनोहर लोहिया जी के बारे में भी समझेंगे कि राम मनोहर लोहिया जी कौन थे, कैसे वो आए, और किस तरह से उन्होंने रणनीति में, भारतीय राजनीति में काम किया। उन्होंने गैर कांग्रेस वाद के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क देते हुए कहा कि कांग्रेस का शासन अलोकतांत्रिक और गरीब लोगों के हित के खिलाफ है। वो आज भी आपने सुना होगा, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टियां वो हमेशा कहते हैं कि जो सरकार सत्ता में काबिज है वो लोकतंत्र को फॉलो नहीं कर रही, वो गरीबों के हित में काम नहीं कर रही है, वो गरीबों का ध्यान नहीं रख रही है। ये शुरू का मतलब एक जुमला कह सकते हैं कि रहा है कि जो सत्ता में काबिज है वो कहेगा कि हम गरीबों के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं, हमने हॉस्पिटल बनवाए, स्कूल बनवाए, रोड बनवाए, सड़कें बनवाई, नौकरी दी, ठीक है जी, गरीबी हटाई। लेकिन जो सत्ता में नहीं है, जो विपक्षी पार्टी है, उसने हमेशा ये रखना है। और ये एक अच्छी लड़ाई है दोनों लोगों की, क्योंकि जो सत्ता में नहीं है, विपक्षी पार्टी है, वो असल सच्चाई सामने रखने की कोशिश करती है कि वास्तविकता में हो क्या रहा है, क्या वास्तव में जो कहा गया वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो गैर कांग्रेसवाद के नाम से राम मनोहर लोहिया जी ने एक तर्क दिया, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो सरकार है वो अलोकतांत्रिक है, वो गरीबों के खिलाफ है, उनके हित में काम नहीं कर रही है, इसलिए गैर कांग्रेसी दलों का एक साथ आना ज़रूरी है। तो जो उन्होंने ये कहा कि जो गैर कांग्रेसी दल हैं, जो दल कांग्रेस में शामिल नहीं हैं, उन दलों को अब क्या करना होगा, एक साथ आना होगा और एकजुट होकर के काम करना होगा, ताकि क्या किया जाए,
जो गरीबों की हक में लोकतंत्र को वापस लाया जा सके। ऐसा कहा था किसने? राम मनोहर लोहिया जी ने। एक नज़र डालते हैं राम मनोहर लोहिया जी पे। राम मनोहर लोहिया जी जिनके नाम से टिकट भी इशू किया गया था, डाक टिकट। 1910 में राम मनोहर लोहिया जी का जन्म हुआ था, 1967 में इनकी डेथ हुई थी। समाजवादी नेता थे, विचारक थे, स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे। मूल पार्टी के विभाजन के बाद सोशलिस्ट पार्टी और बाद में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता रहे। 1963 से 67 तक लोकसभा सांसद, मैनकाइंड एवं जन के संस्थापक संपादक रहे। मैनकाइंड जो है वो एक आपका मैनकाइंड की बात कर रहे थे हम। मैनकाइंड जी क्या थी? ये एक पत्रिका थी, मैगजीन थी एक, जिसके एडिटर थे राम मनोहर लोहिया जी। और इसके अलावा गैर यूरोपीय समाजवाद सिद्धांत के विकास में मौलिक योगदान रहा उनका। विचारधारा का संयोजन उनका रहा। गैर कांग्रेसवाद के रणनीतिकार भी रहे वो। गैर कांग्रेसवाद को जन्म देने वाले ही थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। पिछड़े वर्गों को आरक्षण की वकालत और अंग्रेजी विरोध के अलावा ऐसे राजनीतिक नेता के रूप में चर्चित जिन्होंने नेहरू के खिलाफ मोर्चा खोला। तो ये हिम्मत किसी में नहीं थी कि वो नेहरू जी के खिलाफ मोर्चा खोल सके, और राम मनोहर लोहिया जी ने नेहरू के खिलाफ और गैर कांग्रेसवाद को जो है देश में बढ़ावा दिया। तो आज कह सकते हैं कि अगर देश में भाजपा की सरकार है या अदर पार्टीज़ एस्टेब्लिश्ड हो पाई हैं, तो आप कह सकते हो कि वो श्रेय जाता है राम मनोहर लोहिया को। हालांकि अगर हम ये बात करें कि किसी ने अगर ये सपना देखा कि कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखा, तो शायद वो राम मनोहर लोहिया जी थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। अगले कॉन्सेप्ट पे अपन आते हैं हम लोग और देखते हैं चुनाव का जनादेश क्या हुआ। जो चुनाव हुए उसका निष्कर्ष क्या निकला। व्यापक जन असंतोष और राजनीतिक दलों के ध्रुवीकरण के इस माहौल में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए 1967 के फरवरी माह में चौथे आम चुनाव हुए। कांग्रेस पहली बार नेहरू के बिना मतदाताओं का सामना कर रही थी। ये बड़ा उनके लिए समस्या भरा रहा कि जो कांग्रेस सरकार थी, नेहरू जी नहीं थे और नेहरू जी के बिना अब उनको जो है लोगों का विश्वास जीतना था। चुनाव के परिणाम से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा भी दे दी। इतना बड़ा उथल पथल जो है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था, और उन्होंने क्या कर इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। और सबसे ज़्यादा आश्चर्य किसको हुआ? कांग्रेस को हुआ। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत तो मिल गया था, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत बड़ी गिरावट का सामना उसे करना पड़ा था। कांग्रेस को जैसे से लोकसभा में बहुमत तो मिला था, लेकिन उसको प्राप्त मतों के प्रतिशत व सीटों की संख्या में भारी गिरावट आई थी। अब से पहले कांग्रेस को कभी ना तो इतने कम वोट मिले थे, और ना ही जो कांग्रेस थी इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे। आधे से ज़्यादा लोग जो थे वो चुनाव हार गए थे। तमिलनाडु से कामराज, महाराष्ट्र से एस.के. पाटिल, पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष और बिहार से के.बी. सहाय जैसे राजनीतिक दिग्गज जो है वो चुनाव हार चुके थे। तो ऐसे में जो कांग्रेस थी वो बड़े सख्ते में थी, हालांकि वो बहुमत बनाने में सफल हुई। तो यहाँ जो प्रतिशत और सीटों की बात करी है, इस विषय में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि चुनाव जीतने के लिए एग्जैक्टली आधे से एक ज़्यादा, यानी कि अगर 100 सीटें हैं टोटल, 100 एमपीज़ बने हैं, तो 100 एमपी में से 51 एमपी जिसके होंगे वो बनाएगा अपनी सरकार, यानी आधे से एक ज़्यादा। ठीक है जी। अगर 200 सीटें हैं तो 200 के लिए 102 की ज़रूरत नहीं होगी, 200 के लिए भी 101 की ही ज़रूरत है, 100 से एक ज़्यादा। ऐसे ही एमएलएज के लिए होता है, ऐसे ही एमपीज़ के लिए होता है। पर प्रतिशत का कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। प्रतिशत जो है काफ़ी गहराई से समझने वाला कंसेप्ट है। प्रतिशत में क्या होता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास 51% वोट आए कि नहीं आए। मेन बात क्या होती है, 3 लोग खड़े हैं, मान लीजिए किसी इलेक्शन में, किसी जगह से इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे 3 लोग खड़े हो गए हैं।
तो आपको करना क्या है, आपको लेना कितना है, 33% का डिवाइडेशन है, एक तरह से कह सकते हो आप। तो अगर 33% तीनों को पड़ रही है और कहीं से थोड़ा सा माइनर से ऐसा हो गया कि इसको पड़ गए 32 और इसको पड़ गए 34, तो बस ये जीत जाएगा, 34% वाला जीत जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि 23% वोट लेकर के भी व्यक्ति जीत जाता है, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा वोट लेनी होती है, ना कि 51%। तो इसलिए प्रतिशत जो उन्होंने बताया कि वोट के प्रतिशत में बहुत ज़्यादा गिरावट आई और जो सीटें थी वो भी कम आई। जैसे आज आप देखें तो भाजपा जो है बड़े 2/3 बहुमत के साथ लगभग 67% जो है भाजपा की सीटें जो हैं, लगभग 68% सीटें जो हैं उसकी इस टाइम सत्ता में है, 2/3 बहुमत के साथ है। और जो कांग्रेस है उसके बहुमत अभी नहीं हो रहे हैं। आगे चलते हैं। तो इस तरह से जो कांग्रेस थी उसको बड़ा गहरा धक्का लगा, हालांकि वो सरकार बनाने में सफल हुई। अब यहाँ पर होगा एक मैप, आप देख पाएंगे, मैं आपको एक मैप दिखाने की कोशिश करूँगा। जो आप ये मैप देख पा रहे हैं इस टाइम पर, इस मैप में आप जो आपके रेड कलर में हैं वो जहाँ जगह हैं जहाँ पर विधानसभा चुनाव का जो बहुमत था वो कांग्रेस को नहीं मिला, और येलो में वो जगह हैं जहाँ पर जो कांग्रेस था उसको बहुमत का जो चुनाव का बहुमत था वो मिला। तो आप ये देख पाएंगे यहाँ पे इस मैप में कि देखिए कहाँ कहाँ जो कांग्रेस थी और कहाँ कहाँ वो नहीं थी। कुछ ऐसे एरियाज़ भी थे जहाँ पर कांग्रेस को बहुमत कोई अन्य पार्टी ही आ गई थी, जैसे फ्रंटियर एजेंसी, उत्तर पूर्वी फ्रंटियर एजेंसी थी, नागा हिल्स थे उस टाइम पर, जो अब नागालैंड और मणिपुर मिजोरम की फॉर्म में है, लक्षद्वीप का एरिया था, अंडमान निकोबार द्वीप का एरिया था। तो एक और क्वेश्चन अराइज़ किया यहाँ हमारे इन बहना ने। तो ये बहना क्या कह रही हैं कि क्या आज गैर कांग्रेसवाद प्रासंगिक है? क्या मौजूदा पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा के खिलाफ ऐसा ही तरीका अपनाया जा सकता है कि जिससे जो गैर कांग्रेसवाद जो वहाँ पैदा हो सके? तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है हम डिस्कस करें इसको। फिलहाल आप अपने ओवरव्यूज़ पे दीजिए कि क्या ऐसा हो सकता था। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। और यहाँ पर क्या आया, राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज़्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला, ठीक है जी, कांग्रेस को उस टाइम 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला। 2 अन्य राज्यों में दल बदल के कारण, अब यहाँ एक वर्ड आया बेटा दल बदल, हम इस दल बदल के बारे में समझेंगे दल बदल क्या होता है, के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बना सकी। जिन 9 राज्यों में कांग्रेस के हाथ में सत्ता निकल गई थी वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे, ये राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे। जैसा आपने मैप में देखा, कांग्रेस पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास और केरल में सरकार नहीं बना पाई। मद्रास प्रांत, जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है, आपको पता होगा आज का तमिलनाडु जो है वो पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। एक क्षेत्रीय पार्टी वहाँ की जो थी, मुनेत्र कंगशम पूर्ण, जिसे हम DMK के नाम से जानते हैं, वो क्या था, वो पूर्ण बहुमत के साथ आई वहाँ। द्रविड़ मुनेत्र कशगम पूर्ण बहुमत के साथ वहाँ पर आई सत्ता में, और सत्ता पाने में जो है वो कामयाब रही। द्रविड़ मुनेत्र, जिसे हम DMK के नाम से जानते हैं आज तमिलनाडु में, और इस बार सरकार भी बना रही है ये। और क्वेश्चन ये राइज हुआ भाई कि DMK जीती कैसे, DMK की जीत हुई कैसे? तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि सर ये DMK जो है इसने सत्ता पे काबिज हो कैसे गई है? इसका सबसे बड़ा कारण था कि उस वक्त तमिलनाडु के अंदर एक आंदोलन चल रहा था, हिंदी विरोधी आंदोलन, और उसका जो कारण था कि वहाँ के जो लोग थे, जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे, वो स्टूडेंट्स ये कह रहे थे, छात्र ये कह रहे थे कि भाई जो हिंदी है ना, उसको राज्य भाषा के रूप में केंद्र सरकार जो है वो क्या कर रही है, वो हमारे ऊपर थोप रही है। तो इसका वो कर रहे थे विरोध, कहते नहीं हमारे ऊपर ये भाषा ना थोपी जाए। और इसका फ़ायदा उठाया DMK ने। DMK ने क्या किया, DMK जो है वो उतर आई किसके पक्ष में, उन विद्यार्थियों के पक्ष में जो हिंदी भाषा का विरोध कर रहे थे, और DMK ने उनके इस विरोध का क्या किया, नेतृत्व प्रदान किया, उनकी अगुवाई करी। और इस चुनावी इतिहास में ये पहली घटना थी जब किसी गैर कांग्रेसीय दल को किसी राज्य में पूर्ण बहुमत मिला हो। अन्य 8 राज्यों में
विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकार बनी। जैसा हमने ऊपर बात की थी कि 7 तो ऐसी स्टेट्स थी जिसके अंदर कांग्रेस आई ही नहीं, और 2 स्टेट्स ऐसी थी जिसके अंदर दल बदलने के कारण जो उसके मंत्री थे वो जीतने के बाद उन्होंने दल बदल लिया और वो वहाँ पर अपनी सरकार नहीं बना पाई। तो हम इसको 7+2 = 9 के नाम से जानते हैं, ना कि 9 के नाम से, बिकॉज 2 का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा। और इस 2 की वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक नए कानून का इजाद हुआ, एक नया अध्याय जुड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सिर्फ इस 2 की वजह से। इसलिए इस 2 की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्या जुड़ा ये मैं आगे ज़रूर डिस्कस करूँगा। आइडिया दे देता हूँ कि दल बदल कानून जुड़ा। पहले दल बदल कानून पे कोई कंडीशन नहीं थी, जब यहाँ ऐसी सिचुएशन पैदा हुई तो दल बदल कानून जो है वो अमल में लाया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में उसे अमेंडमेंट करके ऐड किया गया। तो इन 2 का बहुत बड़ा रोल होता है। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सरकार जो है वो, तो चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से डीएमके ने जो है वो कब्जा किया तमिलनाडु की सीट पर, और किस तरह से दल बदल कानून जो है वो आया। आगे बात करते हैं हम लोग। जो बाकी की 8 स्टेट बची हुई थी में विभिन्न गैर कांग्रेसी दलों की गठबंधन सरकारें बनी। तो गठबंधन सरकारों के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा डिटेल और पढ़ेंगे आगे भी, अगले टॉपिक में। उस समय आमतौर पर कहा जाता था कि यदि दिल्ली से हावड़ा जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाओ तो पूरे रास्ते में एक भी कांग्रेस शासित राज्य से होकर वो ट्रेन नहीं गुजरेगी। लोग कांग्रेस को सत्तासीन देखने के अभ्यस्त थे, आदी हो चुके थे कांग्रेस की सत्ता में रहने के, क्योंकि नेहरू जी के समय में बहुत अच्छा काम किया कांग्रेस ने। उसके लिए एक विचित्र अनुभव था। तो क्या मान लिया जाए कि कांग्रेस का दबदबा जो है वो यहाँ से ख़त्म हो गया? देखिए, दबदबा ख़त्म हो या नहीं ये तो आपको अभी अगले टॉपिक्स में पता लग जाएगा। ये कहना तो मुश्किल है कि कांग्रेस का दबदबा उस वक्त ख़त्म हो गया था, क्योंकि बहुत मजबूती के साथ इंदिरा गांधी जी ने दोबारा ओवरकम किया अपनी पॉलिटिक्स के ऊपर। वो हम अगले कंटेंट में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ मैं आपको एक मैप के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली से हावड़ा जो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, ये मैप पे कहाँ है, मैप पे किस जगह पे है। तो उसी मैप में चलते हैं वापस हम, जिस मैप के अंदर हमने स्टेट्स देखी थी। ये वापस आते हैं यहाँ पे हम, ये देखिए, ठीक है जी, ये है हमारा मैप। और बात करें तो ये है हमारा दिल्ली, और दिल्ली से लेकर के हावड़ा तक अगर हम आने की बात करें तो ये लाइन आती है दिल्ली से हावड़ा। हावड़ा आपका पड़ेगा पश्चिम बंगाल में इस जगह पर। और देखें तो सारे रेड हैं, यानी कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार नहीं थी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं थी, बिहार में कांग्रेस सरकार नहीं थी, और पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस सरकार नहीं थी। तो दिल्ली से हावड़ा जाने का जो सबसे फास्टेस्ट और शॉर्टेस्ट रूट है वो है दिल्ली वाया कानपुर लखनऊ होते हुए, या कानपुर होते हुए इलाहाबाद होते हुए ये ट्रेन निकलती है, बिहार पटना होते हुए सीधा पश्चिम बंगाल में पहुंचती है हावड़ा की तरफ। तो आप देख सकते हैं मैप पे भी कि पूरे मैप में कहीं भी कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं है। अभी आपने देखा कि किस तरह से दिल्ली से हावड़ा के बीच में एक भी कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं था, और लोगों ने माना कि क्या कांग्रेस का दबदबा ख़त्म हो गया है। और एक और क्वेश्चन राइज हुआ कि क्या त्रिशंकु विधानसभा जो गठबंधन सरकार की इन बातों में नया क्या है, जो त्रिशंकु विधानसभा बन रही है इसमें नया क्या है। एक ऐसी बातें तो हम आए दिन आजकल देख रहे हैं, तो आजकल हम देख रहे हैं क्यों, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो शुरुआत है, वो शुरुआती दिन थे। उस टाइम पर गठबंधन का कोई नाम नहीं जानता था, किसे कहते हैं, दल बदलू किसी को पता नहीं था क्या होता है। लोगों को नेहरू जी की जो राज करने की कला थी उससे लोग बहुत प्रभावित थे। तो इस वक्त जो त्रिशंकु है वो वहीं से, उसका जन्म वहीं से हुआ है। तो त्रिशंकु का मतलब होता है 3 जो पार्टियां हैं वो मिल करके अपना एक गठबंधन बना करके सरकार बनाए, तो उसे हम त्रिशंकु सरकार या त्रिकोणीय सरकार भी कहते हैं। और ये आजकल बड़ा चर्चा में रहता है। मैं आपको बताऊं अगर त्रिशंकु के बारे में, तो आज की डेट में महाराष्ट्र जो है, जो देश की आर्थिक राजधानी के नाम से मुंबई जाना जाता है, उसका जो स्टेट है महाराष्ट्र, सबसे क्लासिकल त्रिशंकु सरकार वहाँ पे इस टाइम पर। कैसे? एनसीपी, आईएनसी कांग्रेस और साथ में शिवसेना, इन तीनों ने मिल करके वहाँ पे बनाई हुई सरकार। और सबका इतना वर्चस्व है हर पार्टी का कि अगर 1 या 2 मेंबर भी अपने हाथ पीछे खींच ले तो सरकार गिर जाएगी। तो सबसे जो मोस्ट पावरफुल त्रिशंकु है वो वहाँ देखने को मिलती है। लेकिन जब से बनी है तब से काफ़ी अच्छे से वो चल रही है, अभी तक मैनेज की हुई है।
और जब बात आ गई है गठबंधन सरकारों की, तो हम समझ लेते हैं गठबंधन सरकार थोड़ा सा और कि क्या होते हैं गठबंधन सरकारें। हालांकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि दो या दो से अधिक पार्टियां अगर मिल करके सरकार बनाती हैं तो उसे कहते हैं गठबंधन सरकारें या कोalition गवर्नमेंट्स। 1967 के जो चुनाव हुए उसमें जो गठबंधन की परिघटना है वो सबसे पहले जो है सामने आई। चूँकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, कोई भी पार्टी जो है पूर्ण रूप से बहुमत में नहीं थी सरकार बनाने के लिए, इसलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर के संयुक्त विधायक दल बनाया। क्या बनाया उन्होंने? संयुक्त विधायक दल। और वो थी किसके विपक्ष में थी? वो कांग्रेस के विपक्ष में थी, जो कांग्रेस का अपोज कर रही थी। यानी कि जितनी गैर कांग्रेसी पार्टियां थी सब एकजुट हो गई और उन्होंने बना लिया एक संयुक्त विधायक दल और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। इसी कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया। अधिकतर मामलों में ऐसी सरकार के घटक दल विचारधारा के लिहाज से एक दूसरे से भिन्न थे। यहाँ सबसे जो जटिल समस्या थी वो यही थी, सबसे डिफ़िकल्ट जो सिचुएशन पैदा होने वाली थी कि भाई आपने किया क्या? आपने एक कांग्रेस को बाहर करने के लिए लगभग सभी दल हो गए इकट्ठे, एक दायरे में आ गए और उन्होंने बना लिए संयुक्त विधायक दल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बन गया। लेकिन संयुक्त विधायक दल अगर आप बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर बना लिया तो उनकी विचारधारा का क्या होगा? अगर मैं आपको थोड़ा सा इस मैप के माध्यम से समझाऊं कि सबसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्या थी, तो आप समझ पाएंगे कि नीचे जो एक आपका कार्टून कोना दिया हुआ है इसमें कीप राइट नो लेफ्ट टर्न, तो आप देखें जो विधायक जिनके संयुक्त दल का नेता है, सबसे पहले BKD उन्होंने दिखाया हुआ है, तो आप देखें ये कह रहा है कि भाई हमें इस तरफ मुड़ना है। ठीक है जी, एक बेचारा बिल्कुल सटा हुआ है सेकंड वाला कि नहीं भाई जहाँ चलोगे वहीं चलूँगा, दूसरे वाला सोच रहा है कि जाऊँ किधर, तीसरे नंबर पे जो है, और चौथे वाले SSP वाले ने तो बोल ही दिया भाई इधर नहीं जाना इधर जाना है, और पांचवें वाला जो BKS का है वो सोच रहा है कि वो देख रहा है यार इधर क्या दिखा रहा है भाई ये, और छठे और सातवें वाले बेचारे चुपचाप बैठे हैं, ठीक है यार जहाँ आगे वाले जा रहे हैं वहाँ हम भी चल पड़ेंगे। तो आप देखिए कि अगर एक ही दल के अंदर तीन अलग अलग लोगों के तीन अलग अलग विचारधारा पैदा हो गई तो फिर सत्ता कैसे चलाई जाएगी? फिर चलेंगे किधर? बताइए किधर मुड़ेंगे वो? तो ये एक बड़ी समस्या उस टाइम पर उभर के सामने आई। मिसाल के लिए बिहार में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार में दो समाजवादी पार्टियां SSP PSP शामिल थी। इसके साथ इस सरकार में वामपंथी CPI और दक्षिणपंथी जनसंघर्ष भी शामिल थे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको वामपंथी के बारे में और दक्षिणपंथी के बारे में बता देता हूँ कि वामपंथी क्या है और दक्षिणपंथ क्या है, फिर आगे चलते हैं हम लोग इससे। चलिए देखते हैं क्या है वामपंथ और दक्षिणपंथ। जब विभिन्न देशों की राजनीति की बात होती है तो अक्सर वहाँ के राजनीतिक दल अथवा समूहों का हवाला देते हुए कहा जाता है कि इस या उस पार्टी या समूह की विचारधारा वामपंथी या दक्षिणपंथी रुझान वाली है। तो आपको समझना होगा कि दक्षिणपंथी वामपंथी विचारधारा है क्या चीज़। आपने ऐसा जिक्र जरूर पढ़ा होगा, दक्षिणपंथ अथवा वामपंथ शब्द से किसी राजनीतिक दल या समूह के बारे में यह प्रकट होता है कि वह सामाजिक बदलाव को लेकर के कौन सा पक्ष लेगी या आर्थिक पुनर्वितरण में राज्य की भूमिका के बारे में उसकी क्या राय होगी। अगर हम यहाँ पे स्पेशली वामपंथ की बात करें तो वामपंथ क्या है? वामपंथ अमूमन उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब, पिछड़े या पिछड़े सामाजिक समूह की तरफदारी करते हैं। वामपंथ जो है ये गरीबों की तरफ ज़्यादा सोचता है, ये गरीबों की तारीफ़ करता है, गरीबों को ऊपर उठाने की बात करता है और इन तबकों को फ़ायदा पहुंचाने वाली जो सरकारी नीतियों का है उनका समर्थन करता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा दक्षिणपंथ है वो गरीबों को सपोर्ट करने वाला ग्रुप है। वो ऐसा राजनीतिक विचारधारा है, ऐसी पॉलिटिकल थॉट्स हैं जो कहती है कि भाई गरीबी को ख़त्म करना चाहिए। गरीबों की गरीबी को ख़त्म करने के लिए जो सरकार नई नीतियाँ कार्यक्रम बनाती है उसको आगे लेकर आना चाहिए और सभी लोगों तक उसे पहुँचाना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है दक्षिणपंथी। तो भाई दक्षिणपंथी वाले क्या कहते हैं? दक्षिणपंथ वाले कहते हैं उन लोगों को इंगित करते हैं जो ये मानते हैं कि खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जरिए ही प्रगति संभव हो सकती है। यानी सरकार को अर्थव्यवस्था में गैर ज़रूरी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या
आप बता सकते हैं कि 1960 के दशक में कौन से राजनीतिक दल वामपंथी और कौन से दक्षिणपंथी थे? आप इस दौर की कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखेंगे? ये आपके लिए एक क्वेश्चन आ गया कि 1960 के दशक में कौन वामपंथी थे और कौन दक्षिणपंथी थे। तो ये आपको बुक में मिलेगा, और जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी वामपंथी और दक्षिणपंथी की बात हुई, यहाँ भी पार्टियों के नाम दिए गए हैं। और बड़ा क्वेश्चन था कि क्या जो कांग्रेस थी वो वामपंथी थी या दक्षिणपंथी थी? तो मैं कहूँगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब जो कांग्रेस थी, नेहरू जी के समय में जो कांग्रेस चल रही थी, उस कांग्रेस को गरीबों को ऊपर लेकर भी आना था और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी बढ़ावा देना था, देश को तरक्की भी करवानी थी और देश की गरीबी भी मिटानी थी। तो नेहरू जी ने बहुत बैलेंस तरीके से जो पंचवर्षीय योजनाओं को चलाने का लक्ष्य रखा था, उसके तहत वो दोनों पक्ष में थे। वो देश को भी गरीबी भी मिटाना चाहते थे, देश की गरीबी भी खत्म होनी चाहिए, उसके लिए भी प्लान और योजनाएं बनी, और देश की आर्थिक व्यवस्था भी चलनी चाहिए, उसके लिए भी उन्होंने ज़रूरी कदम उठाए थे। तो चलिए हम लोग वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो इसमें जो हमने बात कर ली यहाँ पे वामपंथी और दक्षिणपंथी क्या थे, दो पार्टियाँ सीपीआई और जनसंघ आपको मिल गई हैं। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार कहा गया। इससे उस वक्त के दो परस्पर प्रतिस्पर्धी अकाल दल, संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप शामिल थे। इसके साथ सरकार में दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम ये शामिल हुए। एसएसपी, रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ भी शामिल हुए। तो इस तरह से जो गठबंधन था वो वहाँ पे चला और गठबंधन सरकारें बनाई गई। गठबंधन सरकारों के लिए मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। अभी एक मैप, इस मैप के माध्यम से अगर मैं आपको आज की करंट सिचुएशन में इंडियन पार्टीज़ का कोलिशन समझाने की कोशिश करूं, तो आप मैप में देख पाएंगे कि जो बीजेपी ओनली कहाँ पे है, और कोलिशन विद बीजेपी 12 स्टेट्स में अगर बात करें तो ओनली बीजेपी है, और 6 स्टेट्स में विद कोलिशन ऑफ बीजेपी है। आईएनसी जो है वो 3 स्टेट में कंप्लीट है और 3 स्टेट में कोलिशन के साथ है, और बाकी अदर पार्टियां जो हैं वो 6 स्टेट्स के अंदर हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कोलिशन गवर्नमेंट्स के बारे में। हालांकि मैंने आपको कोलिशन का एग्जांपल महाराष्ट्र दिया था, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हैं कोलिशन के मेरे पास। कोलिशन हरियाणा भी कोलिशन गवर्नमेंट है आज के टाइम पे, जिसमें भाजपा, जजपा और अन्य पार्टियाँ मिलकर के सरकार बना रही हैं। महाराष्ट्र में मैंने आपको बताया शिवसेना, एनसीपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उन्होंने गठबंधन किया हुआ है। बिहार के अंदर बीजेपी, जेडीयू, हम और बीआईपी ने गठबंधन करके सरकार बनाई हुई है। मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूँ। झारखंड में जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आईएनसी और आरजेडी ने मिलकर के सरकार बनाई हुई है। और इसी तरह से केरला में अगर आप देखें तो लेफ्ट की बात होती है, तो लेफ्ट में बहुत सारी पार्टियां इंक्लूड हैं वहाँ पे, जिसमें सीपीआईएम और सीपीआईकेसी और एनसीपी जो हैं प्रमुख पार्टियों के रूप में काम कर रही हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो कोलिशन गवर्नमेंट्स है इसका एक चलन चल पड़ा है, स्टार्ट हो गया है कि कोई भी पार्टी जो है पूर्ण रूप से बहुमत में नहीं आती और उसे दूसरी पार्टियों के साथ मिल करके सरकारें बनानी पड़ती हैं। तो यहाँ से मैं आपको एक क्वेश्चन जरूर दूंगा कि क्या आप गठबंधन सरकारों से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि जो सरकारें हैं वो गठबंधन में बननी चाहिए, कोलिशन में बननी चाहिए या इंडिपेंडेंट बननी चाहिए? तो आप अपने तर्क इसके विषय में जरूर रखें और इस पर नोट्स जरूर तैयार करें। चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगले टॉपिक की बात करते हैं हम। अगला टॉपिक हमारे पास है दल बदल। दल बदल क्या था? दल बदल एग्जैक्टली ये था कि एक पार्टी जो है, एक जो भी पार्टी का एमएलए है या एमपी है, उसने उस पार्टी के बिहाफ पर इलेक्शन लड़ा। एग्जांपल लेता हूँ मैं कि एक जो एमएलए था उसने कांग्रेस के बिहाफ पर इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ करके दूसरे दल में चला गया, यानी जीतने के बाद दूसरे दल में गया, तो इसे कहा गया दल बदल। 1967 के चुनाव की एक खास बात दल बदल भी रही। 1967 में बहुत सारी बातें हुई जिसमें एक दल बदल भी था। मतलब सबसे बड़े परिवर्तन जो आए वो 1967 के इलेक्शन में ही आए। इसने राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर के चुनाव लड़े और जीत जाए। चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर, ठीक है जी, जिस दल से चुनाव लड़ा उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहेंगे। 1967 के आम चुनावों के बाद कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायकों ने तीन राज्य अगर देखें तो हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ दल बदल की वजह से ही सरकारें बदल गई। कांग्रेस वहाँ पर सिर्फ दल बदल की वजह से ही हार गई। उसके जो खुद के एमएलए जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर लड़े और जीते, उन्होंने जीतने के बाद अपनी पार्टी जो है वो बदल ली, और उस वक्त ऐसा कोई नियम नहीं था कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सके। गैर कांग्रेसी सरकारों को
बहाल करने में अहम भूमिका निभाई उन्होंने। इस दौर में राजनीतिक निष्ठा की अदल बदल से आया राम गया राम का एक जुमला मशहूर हुआ। आप आज के डेट में भी सुनते हैं आया राम गया राम। ये देखिए कार्टून बना हुआ है यहाँ पर आया राम गया राम का, अमूल ने बनाया है, लेकिन बड़ा मतलब देखो कितना कन्फ्यूजिंग है। ये नहीं पता लग रहा कि ये व्यक्ति जाएगा किधर, ये बेचारा कन्फ्यूज़ है। तो बीच में बैठा जो छोटू है हमारा, ये कन्फ्यूज़ है कि इधर जाए या इधर जाए। तो इसमें बताया आया राम गया राम, कभी इधर गया कभी इधर गया। तो एक कहानी को, इसको स्टोरी को देखते हैं कि आया राम गया राम का जुमला जो है वो इतना प्रसिद्ध हुआ कैसे। तो हम देखते हैं आया राम गया राम का जुमला प्रसिद्ध कैसे हुआ। आया राम गया राम। विधायकों द्वारा तुरंत फुरंत पार्टी छोड़कर दूसरी तीसरी पार्टी में शामिल होने की घटना से भारत की राजनीतिक शब्दकोश में आया राम गया राम का जुमला दाखिल हुआ। इस जुमले की प्रसिद्धि के साथ एक खास घटना जुड़ी हुई है। 1967 के चुनावों के बाद हरियाणा के एक विधायक गयालाल, नाम भी उनका गयालाल था, राजनीतिक निष्ठा बदलने की जैसे उन्होंने कोई कीर्तिमान स्थापित करना हो इसके लिए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पखवाड़े को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपके लिए। दैट इज़ फोर्टनाइट मीन्स 2 वीक्स, 15 डेज़ की बात कर सकते हैं, 2 वीक्स की बात कर सकते हैं। और अगर और ज़्यादा शुद्ध हिंदी में समझना है तो हम बात कर सकते हैं कि जब चांद अपने कला चक्र में एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाता है। आपने चंद्र ग्रहण में सूर्य ग्रहण सुना होगा, लेकिन आपने अमावस और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा इसके साथ में। अमावस और पूर्णिमा एवरी 15 डेज़ के बाद रिपीट होती है, उसी को कहा जाता है पखवाड़ा। एक पखवाड़ा जिसमें चांद जो है एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चला जाता है, तो इसे कहते हैं हम पखवाड़ा। तो जनरली आप याद रखते हैं 15 डेज़ का पखवाड़ा होता है। के अंदर 3 दफ़ा 15 दिन के अंदर, एक पखवाड़े के अंदर 3 टाइम्स अपनी पार्टी बदली। पहले वे कांग्रेस के से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर कांग्रेस में लौटे, और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर ही दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। कहा जाता है कि जब गयालाल ने यूनाइटेड फ्रंट छोड़कर कांग्रेस में आने की मंशा जाहिर की तो कांग्रेस के नेता राव वीरेंद्र सिंह ने उन्हें लेकर के चंडीगढ़ के में प्रेस के सामने घोषणा की, गया राम था अब आया राम है। गयालाल की इस हड़बड़ी को आया राम गया राम के जुमले के साथ हमेशा देश के रिकॉर्ड में जो है वो दर्ज कर लिया गया। उसकी इस हड़बड़ी को लेकर बहुत से चुटकुले और कार्टून भी बने, और बाद में समय में दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन हुआ। तो अगर यहाँ बात आ गई है संविधान के संशोधन की, और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, तो हमें ये दल बदल कानून कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताने जा रहा हूँ कि दल बदल कानून में जो संशोधन हुआ, जो संविधान में संशोधन हुआ, उसे कैसे संविधान में इंक्लूड किया गया, और दल बदल कानून असल में था क्या और उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई। तो हम इस पर बात करते हैं अगली स्लाइड में। दोस्तों, हमने ये आर्टिकल दृष्टि द विज़न प्रिपरेशन फॉर आईएएस से लिया है। उसके लिए हम दृष्टि द विज़न आईएएस का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस आर्टिकल को अपने न्यूज़ के माध्यम से जनरल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल कराया है। हम देखते हैं इस आर्टिकल में है क्या। आपको बता दें कि जो एडिटोरियल है, इसका जो एडिटोरियल बना है वो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन में जो लेख प्रकाशित हुए थे, उनके विश्लेषण के बाद जो दल बदल विरोधी कानून है उसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता पर चर्चा की गई। तो आवश्यकता अनुसार यथास्थान टीम ने, जो दृष्टि की टीम थी, उसने इनपुट में इसको शामिल किया और वहाँ से आर्टिकल बना है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस आर्टिकल को यूपीएससी और पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। संदर्भ, इस हाल ही में घोषित कर्नाटक विधानसभा उपचुनाव के नतीजे, ये 2020 की बात है, नतीजों के साथ जो दल बदल विरोध नीति कानून की प्रासंगिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। बीते दिनों में कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य करार दिए गए लगभग सभी विधायक हालिया उपचुनाव में जीतकर मंत्री पद प्राप्त करने वाले हैं। चुनावी लोकतंत्र का यह घटनाक्रम स्पष्ट तौर पर दल बदल विरोधी कानून में बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। ये कह रहा है कि दल बदल कानून में अभी और बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि इस घटनाक्रम ने चुनावी दलों के समक्ष दल बदल विरोधी कानून के दुरुपयोग का एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर दिया, और यथासंभव ऐसी घटनाएं भविष्य में भी देखने को मिलेंगी। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हुआ क्या है
कि इसमें हुआ ये था कि जो दल बदलने की प्रक्रिया थी वो काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दी गई थी, तो उसके बाद वो दल नहीं बदल सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले एक पार्टी से इस्तीफ़ा दे के वो पार्टी छोड़ दी और एमएलए का पद भी छोड़ दिया, मेंबरशिप भी उससे ख़त्म हो गई। मान लीजिए कांग्रेस के मेंबर हैं तो कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफ़ा दे के अपनी पार्टी छोड़ दी और उसके बाद वो सीट हो गई खाली। इलेक्शन कमीशन को दोबारा उस सीट पर इलेक्शन कराना पड़ा, तो उन्होंने क्या किया, उसी सीट से दोबारा इलेक्शन लड़ा और जीत करके दूसरी पार्टी, मतलब दूसरी पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़के वो जीते। तो इससे कहीं ना कहीं देश का नुकसान हुआ, इलेक्शन कमीशन का नुकसान हुआ कि एमएलए वही रहे, जीते वही लोग, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने सिर्फ दल बदल कानून की वजह से देश का एक आर्थिक नुकसान करवाया। तो उन्होंने कहा कि इसमें ज़रूरत है अमेंडमेंट की। तो दल बदल विरोधी कानून जो है वो था क्या, ये देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। दल बदल विरोधी कानून क्या है। 1985 में 52th संविधान संशोधन 52 अमेंडमेंट के साथ जो है इसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही संविधान की 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल के साथ जो ये कानून था उसको संशोधित करके भारतीय संविधान के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था, भारतीय राजनीति में जो दल बदल की कुप्रथा चली आ रही है, इस कुप्रथा का अंत करना था, समाप्त करना था। और 1970 के दशक में, 1970 से पहले देखें तो दल बदल की प्रथा बहुत ज़्यादा थी। हमने पीछे पढ़ा अभी किस तरह से जो लोग थे वो दल बदल की वजह से 3 स्टेट के अंदर कांग्रेस जो है वो हार गई थी, तो वहाँ पर इसमें अमेंडमेंट किया गया और उसे ख़त्म करने की कोशिश की गई। दल बदल विरोधी कानून के मुख्य प्रावधान क्या हैं। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है ये देखते हैं। अयोग्य घोषित कैसे किया जा सकता है, यदि क्या हो, एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल के सदस्य को छोड़ देता है। निर्वाचित मतलब वो ऑलरेडी विन कर चुका है, चुना जा चुका है, उसके बाद वो अपनी इच्छा से किसी दल को छोड़ना चाहता है तो उसकी जो सदस्यता है उस दल से वो रद्द कर दी जाएगी। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। वो निर्दलीय, उसने इलेक्शन लड़ा, किसी पार्टी में शामिल नहीं था, लेकिन उसने क्या किया, जीतने के बाद वो किसी पार्टी में शामिल हो गया। वो पार्टी को समर्थन तो दे सकता है, याद रखें, वो समर्थन दे सकता है, लेकिन वो पार्टी को अपना नहीं सकता। मीन्स कि इंडिपेंडेंट था तो उसने सरकार बनाने के लिए, जैसे अभी हरियाणा के अंदर है 2021 का जो अब चल रहा है, इसमें हरियाणा में जो सरकार है उसके अंदर 40 जो हैं वो भाजपा के हैं और टोटल जो है सरकार बनाने के लिए इंडिपेंडेंट जो थे उन्होंने भी भाजपा को जज्बा के साथ अपना समर्थन दिया हुआ है, जिससे उनकी 40 के आंकड़े को पार करते हैं और सरकार बनाते हैं। तो ऐसे में आप ये देखें कि जो इंडिपेंडेंट लड़ा था वो ये नहीं कह सकता कि मैं भाजपा का मेंबर हूँ, वो ये कह सकता है कि सरकार बनाने के लिए मैं भाजपा को अपना समर्थन देता हूँ और इनके मुखिया को अपना समर्थन देता हूँ, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं भाजपा का मेंबर हूँ। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट डालना, इसमें भी होता क्या था कि पार्टी ने कहा कि भाई आपको जो है इस मुद्दे के लिए पार्टी के पक्ष में वोट डालना है और जो उसका एमएलए है वो किसी और पक्ष में डाल देता है, तो भी वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। कोई सदस्य स्वयं को वेटिंग से अलग रखता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसकी जो उसकी कैंडिडेचर थी उसको कैंसिल कर देंगे। इस केस में उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अयोग्य मतलब उसकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा एक तरह से, ठीक है। और शक्तियाँ किस किस के पास हैं ये अयोग्य घोषित करने की, ये देख। तो अगर हम शक्तियों की बात करें तो शक्तियाँ कानून के अनुसार सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने संबंधी निर्णय लेने की पावर है। कानून के जो सदन का सदस्य अध्यक्ष में है जो उसके पास पावर है। यदि सदन के अध्यक्ष के दल से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सदन द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य से भी इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया जा सकता है। अपवाद क्या थे इसके अंदर, दल बदल कानून बना इसमें अपवाद। इस अपवाद की बात करें तो कानून में कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनमें दल बदल पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को
किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है। बात को समझें, एक राजनीतिक दल अगर पूरा का पूरा राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के अंदर अपने सभी एमएलएस के साथ मर्ज करता है तो ये दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं होगा, बशर्ते उन्होंने कहा कि उसके कम से कम जो 2/3 सदस्य हैं, जो दो तिहाई सदस्य हैं वो सहमत होने चाहिए, तब ही वो अपनी पूरी की पूरी जो पार्टी के साथ जो है दूसरी पार्टी में जा सकता है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो सदन के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के लिए कानून में छूट दी गई है। तो ये इसके अपवाद रहे भी, ऐसा क्यों है, पूरी पार्टी क्यों मर्ज कर सकती है? जब दल बदल मतलब दल बदल है, पूरी पार्टी अपना दल बदल ले तो उसमें कानून में छूट है, अध्यक्ष अगर अपना दल बदले तो कानून में छूट है। तो ये कुछ अपवाद आए कि भाई नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो क्यों लाया गया दल बदल विरोधी कानून, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जी हाँ, हम बात करते हैं कि क्यों लाया गया दल बदल विरोधी कानून। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल काफ़ी अहम भूमिका अदा करते हैं। सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वे सामूहिक रूप से लोकतांत्रिक फैसला लेते हैं। हालांकि आज़ादी के कुछ ही वर्षों के भीतर ये महसूस किया जाने लगा कि राजनीतिक दलों द्वारा अपने सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी है। विधायकों और सांसदों के जोड़ तोड़ से सरकारें बनाने और गिराने का प्रोग्राम जो है वो चलने लगा। शुरुआती दिनों में इस बात का एहसास हो गया। तो उन्होंने कहा जनादेश की अनदेखी का मतलब क्या है भाई, आपने इलेक्शन लड़ा और आपको जनता ने आपके ही पोजीशन पर, चाहे आप जिस भी पार्टी से लड़ रहे हैं, भाजपा से लड़ रहे हैं, कांग्रेस से लड़ रहे हैं, जजपा से लड़ रहे हैं, किसी भी पार्टी से आप लड़ रहे हैं, तो जनता ने आपको उसी के लिए चुना है ना। तो आप क्या करते हैं, जीतने के बाद आप अपनी पार्टी बदल लेते हैं, अपना तरीका बदल लेते हैं, अपने विचार बदल लेते हैं। तो जनता के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई ना इस बात को लेकर के। तो ये देखा गया है कि भाई ये इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो दल बदल कानून की हमें ज़रूरत पड़ी। 1970 के दशक की अगर बात करें तो वहाँ तो आपको पता ही 60 से 70 के दशक में क्या हुआ, आया राम गया राम का जुमला ही मशहूर हो गया। राजनीति देश में काफ़ी प्रचलित हो चली थी आया राम गया राम की। दरअसल अक्टूबर 1967 को हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने 15 दिन के भीतर 3 बार जो है वो क्या किया, उन्होंने राजनीतिक मुद्दे में जो अपनी दल बदल की वो खड़ी करी, दल बदल किया। और इससे जो राजनीतिक मुख्य धारा में एक नया क्वेश्चन राइज हो गया कि भाई ये कैसे और कब तक चलेगा। इसी के साथ जल्द ही दलों को मिले जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की ज़रूरत भी महसूस होने लगी कि भाई अभी तो आप जीते हो, फिर आप कहते हो ये दल पसंद नहीं आया तो मैं जो है दूसरा दल बदल लेता हूँ। तो फिर ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना, ऐसे तो फिर सरकार कभी भी कोई भी किसी की भी गिरा देगा, सरकारें स्टेबल नहीं हो पाएंगी। और सबसे बड़ा नुकसान कहाँ पे होगा, हमें ही होगा। क्यों, इलेक्शन कराएगी दोबारा इलेक्शन कमीशन, और पैसा किसका खर्च होगा, सरकार का। और सरकार का पैसा किससे आता है भाई, हमारे ही टैक्स से आता है। जो हम लोग डिफरेंट चीज़ों पर टैक्स भरते हैं उसी टैक्स से सरकार को पैसा आता है, और वो पैसा दोबारा से होगा इलेक्शन के नाम पे बर्बाद। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन या बाकी जो लोग थे उन्होंने ये महसूस किया कि नहीं, इसको रोकने की तो ज़रूरत है, ये ऐसे नहीं चलना चाहिए। अंततः वर्ष 1985 में संविधान में संशोधन के जरिए दल बदल कानून लाया गया। और मौजूदा समय में जो कानून है इसकी प्रासंगिकता के बारे में बात करते हैं, पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पक्ष की बात करते हैं। इसके पक्ष में बात करें तो दल बदल कानून विरोधी कानून के ने राजनीतिक दल के सदस्यों को दल बदलने से रोककर सरकार को स्थिरता प्रदान की, बिल्कुल सरकार को स्टेबल किया, गवर्नमेंट को स्टेबल किया। कैसे, दल बदल से रोक करके। ऐसे बहुत सारी जगह हाल ही में भी हम देख रहे हैं कि दल बदल कानून ना होता तो सरकारें अब तक तितर बितर हो चुकी होती। प्रदान करने में अगर मैं लेटेस्ट एग्जांपल दूँ तो पुडुचेरी इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल रहा है। वहाँ ऐसा हुआ था कि जो सरकार थी अपना बहुमत साबित करने में समर्थ नहीं हुई, तो अंततः वहाँ सरकार गिरी और नए सिरे से इलेक्शन हुए। तो ये काफ़ी हद तक इन्होंने सरकार को स्थिरता प्रदान करी दल बदल कानून ने। प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 1985 से पूर्व कई बार देखा गया कि राजनेता अपने लाभ के लिए सत्ताधारी दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होकर सरकार बना लेते थे, जिसके कारण जल्द ही सरकार गिरने की संभावनाएं बनी रहती थी। ऐसी स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव आम लोगों हेतु बनाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर पड़ता था। दल बदल विरोधी कानून के ने सत्ताधारी राजनीतिक दल को अपनी सत्ता की स्थिरता की बजाय
विकास संबंधी अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। देखिए बहुत बढ़िया बात कह दी इन्होंने कि अगर दल बदल की समस्या खत्म हो जाएगी। पहले तो उनके दिमाग में एक समस्या ये रहती थी, भैया सरकार बचाएं कैसे, ये नहीं पता कब कौन सा एमएलए या मंत्री जो है वो चल पड़े कि भाई मैं तो आया राम और गया राम, ठीक है। तो ऐसे में सरकार को सबसे बड़ी टेंशन थी, यार ऐसा ना हो ये भाग जाए निकल के इसमें से। तो जब दल बदल कानून आ गया तो एक चीज़ तो स्टेबल हो गई कि भाई अब ये जा नहीं सकता क्योंकि इसने चुनाव लड़ा है मेरे चुनाव चिन्ह पर। तो ऐसे में उसका जो ध्यान है वो जन कल्याण की योजनाओं की तरफ झुका कि भाई जो हमारी गरीबी है उसको कैसे मिटाया जाए, जो हमारा मेडिकल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, अब उस तरफ ध्यान दिया जाए क्योंकि सरकार तो सेट होगी, सरकार को तो कोई गिरा सकता नहीं। कानून के प्रावधानों ने धन तथा पद लोलुपता के कारण की जाने वाली अवसरवादी राजनीति पर जो है क्या किया, पूरी तरह से एक तरह से उन्होंने लगा दी रोक। और अनियमित जो चुनाव के कारण होने वाले व्यय थे, मैंने अभी बात की थी ना कि बहुत ज़्यादा खर्चा जो है अनियमित चुनाव के कारण होता है। पार्टी बदल ली, सरकार गिर गई, सरकार दोबारा बनी नहीं, इलेक्शन कमीशन दोबारा इलेक्शन कराएगा, पैसा किसका खराब होगा, सरकार का और जनता का। साथ ही इस कानून ने राजनीतिक दलों की प्रभाविता थी उसमें भी वृद्धि करी, उनका जो इफेक्ट था वो भी बढ़ा दिया और प्रतिनिधि जो है केंद्रित व्यवस्था को जो कमज़ोर कर दिया। जो मतलब एक तरह से प्रतिनिधि केंद्रित व्यवस्था थी कि भाई जो प्रतिनिधि है सिर्फ उस पर ही सिस्टम है, वो जब चाहे तब चेंज कर सकता है, उसको ख़त्म करके इन्होंने पार्टी सिस्टम बना दिया कि अब जो पार्टी चाहेगी उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो पार्टी की एक जिम्मेदारी होती है, उसमें एक चेयरपर्सन होता है, ठीक है। तो आगे हम लोग अगले कंटेक्स्ट में चलते हैं। अगले कंटेक्स्ट में हमें क्या दिया गया, विपक्ष में तर्क। विपक्ष में तर्क की अगर हम बात करें तो विपक्ष में तर्क क्या दिए गए इसके, विपक्ष में तर्क की बात करते हैं इसके। लोकतंत्र में संवाद की संस्कृति का अत्यंत महत्व। संवाद मतलब बातचीत या आर्ग्यूमेंट करना, डिबेट करना, ये लोकतंत्र ही यही है, वहाँ डिबेट ही चलती है। आपने सुना भी होगा कई बार टीचर बोल देते हैं क्लास में, पार्लियामेंट में बैठे होकर इतना शोर कर रहे हो। परंतु दल बदल विरोधी कानून की वजह से पार्टी लाइन से अलग किंतु महत्वपूर्ण विचारों को सुना ही नहीं जाता, क्योंकि उन्हें पता है कुछ कर तो सकेगा नहीं एमएलए हमारा। अन्य शब्दों में कहा जाए तो इसके कारण अंतर्दलीय लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है और दल से जुड़े सदस्यों की जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो खतरे में पड़ जाती है, ठीक है। उसकी जो स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ जाती है, वो कुछ बोल नहीं सकता, अगर वो बोलेगा तो उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता ही सत्ताधारी होती है, उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। परंतु यह कानून जनता का नहीं बल्कि दलों की शासन व्यवस्था का कानून बन गया और पार्टी राज को बढ़ावा देता है। तो इससे जो पार्टी है उसका राज बढ़ रहा है, ना कि जनता का, क्योंकि आपने उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को तो गूंगा कर दिया, उसके तो आगे टेप लगा दी कि भाई तू कुछ बोलेगा सरकार के खिलाफ तो तेरे को कर देंगे अयोग्य घोषित, कर देंगे बाहर, और तू एमएलए भी नहीं रहेगा वहाँ पे। तो इस तरह से जनता का राज कहाँ हो गया, यहाँ तो पार्टी राज की बात आ गई। बिल्कुल जी, पार्टी राज की बात आई। कई विशेषज्ञ यह भी तर्क देते हैं कि दुनिया में कई परिपक्व लोकतंत्र में दल बदल विरोधी कानून के कुछ उदाहरण जैसे उन्होंने दिए कि इंग्लैंड है, ऑस्ट्रिया है, अमेरिका है आदि देशों में जो जनप्रतिनिधित्व हैं अपने दलों के जो विपरीत हैं वो लाइन होकर के जाकर कई बार वोट डालते हैं तो भी वो उसी पार्टी में बने रहते हैं। और ये होना भी यही चाहिए कि ठीक है, अगर कोई, एक बात बताइए भाई, अगर कोई पार्टी जो सरकार में सत्तासीन है, जो सरकार में है पार्टी, वो अगर कोई गलत फैसला करती है तो इसका मतलब जो हमारा जनप्रतिनिधि है, जो हमारा एमएलए है, एमपी है, जिसको हमने अपने एरिया से चुन करके दिल्ली के अंदर एमपी बना के बिठाया है कि भाई आपने हमारे पक्ष में बात करनी है, जनता के पक्ष में बात करनी है, जो हमारा एमएलए है उसे हमने कहा है कि भाई आपने सीएम साहब के पास तक हमारी जो बात है, मुख्यमंत्री साहब के पास हमारी जो बात है वो आपने रखनी है, और वो सरकार के विरुद्ध हो, इसका मतलब तो वो रख ही नहीं सकता। कैसे रखेगा भाई, वो कह देगा तुमने तो दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो इसके विपक्ष में तर्क दिए गए हैं वो बिल्कुल सटीक हैं, और ऐसा होना चाहिए कि विपक्ष में तर्क हो परंतु वो उसी पार्टी में बना रहे, जैसा इन्होंने बताया इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, अमेरिका में ऐसा ही होता है। तो ये था दल बदल कानून के बारे में एक संक्षिप्त विवरण। डिटेल के लिए आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, दृष्टि आईएएस पर ये पूरा आर्टिकल आपको मिल जाएगा, और आप यहाँ से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ जो सिविल सर्विसेज है उसके लिए ज़रूर दूंगा, जो इन्होंने खुद भी फ्रेम किया है कि दल बदल कानून
दल बदल विरोधी कानून का वर्णन करते हुए उसकी प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए। मतलब कितना उसके पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क। आप अपने भी कुछ बहुत सारे व्यूज़ उसमें डाल सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, ठीक है। और हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दल बदल से आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि किस तरह से जो आया राम गया राम थे, इन्होंने देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव पैदा किया। दल बदल कानून लेकर आए, उस संविधान में एक अमेंडमेंट की गई दल बदल कानून के रिलेटेड कि अब कोई भी जो सदस्य है वो अपना दल पार्टी में जीतने के बाद नहीं बदल पाएगा। तो एक पहल कॉन्स्टिट्यूशन में हुई, एक राजनीति में नया नाम आया। और इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे कंटेंट आपको पसंद आए होंगे। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा IAS PCS को एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। और अगली वीडियो पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस का विभाजन। तो अगर कांग्रेस का विभाजन और इसकी जो पुनर्स्थापना थी, ये जानने के लिए आप इसके सेकंड वीडियो देखिए, जहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल से समझाया जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।